अच्छा, लास्ट क्लास में हमने ना ये देखा था कि जो डोमेन नेम सिस्टम है वो कैसे काम करता है, ये बात की थी ना। और उसमें जो फंडामेंटल चीज़ थी वो थी पूरा फ्लो क्या है, यानी कि जब आपकी वेबसाइट कोई यूज़र ओपन करता है तो अगर आईएसपी के अंदर जो नेम सर्वर चल रहा है उसके पास आईपी एड्रेस ना हो तो वो कैसे इंटरनेट से उसको ढूंढता है, कैसे लेकर आता है। और वो जो आपको मैंने पिक्चर एक्सप्लेन की थी उसकी अगर आपको यानी कि दोबारा दिखाऊं तो वो ये तो वही बातें जो मैंने लास्ट टाइम की थी, ठीक है, कि थोड़ी सी हिस्ट्री आ रही है, किसने डेवलप किया था एंड सो ऑन, ये आप देख लीजिएगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। ये मैंने कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई थी, ठीक है, कि रूट नेम सर्वर क्या होता है, टीएलडी नेम सर्वर क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर क्या होता है और आईकैन क्या है, ठीक है, ये हमने कुछ टर्म्स की बात की थी। फिर उसके बाद आपको मैंने ये जो डायग्राम है ना ये दिखाई थी, एक्चुअली समझाई थी, यूँ कह लें। इसको एक मिनट ऐसे कर लेते हैं, ये देखिए याद आ गई डायग्राम सारी कि नहीं। ऐसा ही किया था हमने कि भाई यहाँ पर एक यूज़र बैठा है और वो डीएनएस रिजॉल्वर को क्यूरी करता है, ठीक है, यूज़र खुद नहीं करता, वो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली डीएनएस रिजॉल्वर के जो भी आपका नेम सर्वर सेट हुआ होता है वो आपके आईएसपी के अंदर के नेम सर्वर रिजॉल्वर के पास चला जाता है ना। तो बाकी वो रूट नेम सर्वर, टीएलडी नेम सर्वर, डोमेन नेम सर्वर और वहाँ से जो आईपी एड्रेस आता है वो हमारे होस्टिंग का होता है। ये सारी बात याद आ गई? इसमें कोई सवाल हो तो अभी पहले बता दें, फिर हम बात करेंगे इसको मतलब आगे हमने कंटिन्यू क्या करना है। ये फ्लो सारा क्लियर है जी? वो हम जो टाइमिंग वाली बात कर रहे थे, कुछ सेकंड मुकर्रर होते हैं, तो अगर उसके यानी जो डायरेक्ट यूज़र अपने सर्वर से अपनी होस्टिंग से रब्ता करता है, अगर वो टाइमिंग ख़त्म हो जाए तो फिर वही प्रोसीजर सारा चलता है जी, फिर दोबारा चलता है। इनका सवाल ये है कि अगर फ़र्ज़ करें एक सर्वर ने रिकॉर्ड को कैशे किया है और उसने 1 मिनट के लिए फ़र्ज़ करें कैशे किया है, लेट्स से, तो अगर वो 5 मिनट के बाद रिक्वेस्ट करता है कोई, तो वो तो कैशे से ख़त्म हो चुका होगा, तो क्या दोबारा फिर फैच करेगा? तो आंसर इज़ यस, कि अगर टीटीएल एक्सपायर हो जाएगा तो वो एंट्री कैशे से निकल जाएगी और वो जो रिजॉल्वर है वो दोबारा से नई एंट्री, डिपेंड करता है ना कि कहाँ से उसने फैच करना है, हो सकता है रूट नेम सर्वर से करे, हो सकता है टीएलडी नेम सर्वर से करे, वो डिपेंड करेगा कौन सा डेटा कैशे से निकला है, तो उसके मुताबिक अपनी कैशे को फिर अपडेट कर लेगा। ये बात वाज़ेह है कि नहीं? अगर थोड़े दौरानिया में यूज़र दोबारा बार बार उसको वेबसाइट को हिट करता है तो क्या वो टाइम भी अपडेट होता रहेगा? नहीं, टाइम अपडेट नहीं होता। ये जो कैशे है ना, ये जो बाकी मतलब जो कैशेज हैं मे भी किसी और में ऐसा होता हो, लेकिन जो डीएनएस रिजॉल्वर की कैशे है वो ऐसे काम नहीं करती कि अगर हम बार बार फैच कर रहे हैं तो वो नया अपना टाइम रिफ्रेश कर देती है, वो रिफ्रेश नहीं करता। अगर उसको एक टाइम मिला है ना, फर्ज करें 12 घंटे का, तो 12 घंटे में चाहे 1 लाख यूजर्स को उसने सर्व किया हो तो उसका टाइम 12 घंटे ही रहेगा, यानी कि कम होता रहेगा 12 घंटे से। जैसे ही 12 घंटे खत्म होंगे वो नया वर्क कार्ड खत्म हो जाएगा और फिर दोबारा वो फैच करेगा जो भी उसका सोर्स था जहां से उसने निकाल लिया। ठीक होगी ये बात का? नहीं? ओके, अब बात करते हैं कि भाई आज का जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि हम ये देखें कि भाई ये तो हमने कंसेप्चुअल लेवल पे देखा है ना, क्या प्रैक्टिकली भी ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं, अगर करती हैं तो कहाँ हैं, और अगर मैंने पता करना है, फ़र्ज़ करें कि एक टीएलडी है तो वो टीएलडी कितनी है, हर टीएलडी का कौन है रजिस्ट्री को मैनेज करने वाला, ठीक है। रूट सर्वर की बात की थी तो कौन है रूट सर्वर, कितने हैं, किधर है इस वक्त, हवा में है या एग्जिस्ट भी करते हैं दुनिया में, तो हम थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो स्टार्ट इसको रूट नेम सर्वर से कर लेते हैं, ठीक है, कि रूट नेम सर्वर क्या है। रूट नेम सर्वर तो किसी टीएलडी से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि वो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, कि टॉप लेवल डोमेन क्या है। तो हम यहाँ पे क्या, और उसको कहते हैं क्या है वो मैंने आपको बताया था, क्या कहते हैं उसको, रूट जोन डेटाबेस। ये लफ्ज़ याद आया, रूट जोन डेटाबेस। रूट जोन डेटाबेस किसको कहते हैं, वो डेटा जो आपके रूट नेम सर्विस में पड़ा होता है, उसमें क्या इंफॉर्मेशन होती है कि कौन कौन सी टीएलडी का जो डीएनएस सर्वर है वो कौन सा है, टीएलडी का डीएनएस सर्वर कौन सा है, यानी कि उसका आईपी एड्रेस, ठीक है। अभी देखते हैं ये किधर है और ये क्या इसकी स्टोरी है, तो इससे पता चल जाएगा टोटल टीएलडीज कितनी है, समझ रहे हैं ना। तो लिहाजा हम सबसे पहले सर्च करते हैं यहां पे कि भाई रूट जोन डेटाबेस। अच्छा, रूट जोन डेटाबेस क्लिक करें तो देखें सबसे पहला जो लिंक ओपन होता है ना, ये देखें रूट जोन डेटाबेस का,
ये आयाना IANA.org की वेबसाइट है, और जो आयाना है ना, ये वो जो आईकैन कंपनी है ना, ये उसी का एक सेक्शन समझ लें, या उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, उसके अंडर है, एक तरह के यूँ कह रहे हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ को मैनेज करता है कि रूट जोन जो डेटाबेस का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है कह लें। ये देखें, जब हमने इस पर क्लिक किया, इसको जूम नॉर्मल कर लें ज़रा। अच्छा देखिए, ये जो है ना रूट जोन डेटाबेस, देखें ये सारी लिस्ट कौन सी है, ये TLDs हैं। दरवाजा हो गई। हम चंद को जानते हैं ना, .com, .net, .tv, मतलब city, .info, लेकिन सिर्फ 4-5 तो नहीं है, तो बहुत सारी है ना। तो वो जितनी भी हैं वो सारी देखें इस लिस्ट के अंदर मौजूद है, ठीक है। देख के यकीन आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम सिर्फ 5-7 को जानते हैं ज़बानी, लेकिन बहुत सारी हैं, ठीक है। ये देखें जरा, ये सारी TLDs की लिस्ट है। डेफिनेटली कुछ इस्तेमाल है तो ये एग्जिस्ट करती हैं। ये तो हो सकता है कि कोई मे बी पुरानी हो, उसमें डोमेन्स कम हों, मतलब उसकी डिटेल तो हो सकती है, लेकिन जाहिर है अगर ये रजिस्टर्ड हैं, बनाई गई हैं, तो इसकी कोई ना कोई हिस्ट्री तो होगी ना हर एक की। अब अच्छा, ये एक बात तो ये होगी। अब हम देख लेते हैं कि अच्छा जी, अगर हमने ये चेक करना हो कि कौन सी जो TLD है वो कौन से उसके रजिस्ट्री को कौन मैनेज करता है, तो हम यहाँ पे उस TLD के पेज पे चले जाएंगे। जैसे फर्ज कर मैं कहता हूँ जी .tv, ठीक है, ये DTV है, .tv कर लेते हैं। ये देखें .tv पे आ गए, तो इस पे क्लिक करें। ये अब .tv, ये CCTLD मैनेजर पे चला गया। मैं चाहता हूँ CCTLD की बात अभी ना करें, अभी इससे भी जेनेरिक खोल लेते हैं, .tv को छोड़ें। अभी हम .com की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है ना। ये आ गई ना, इस पे क्लिक किया तो देखिए ये क्या बता रहा है डेलीगेशन रिकॉर्ड फॉर .com, स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, वेरीसाइन ग्लोबल रजिस्ट्री सर्विसेज। ये मैंने बात की थी ना कि .com की जो रजिस्ट्री है वो वेरीसाइन के पास है। उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंटैक्ट कौन है, उसका टेक्निकल कंटैक्ट कौन है, और उस कंपनी के नेम सर्वर। ये बात आप समझ लगी कि नहीं? वो जो मैं कह रहा था ना कि भाई इस ग्राफ के साथ लिंक करते हैं इस बात को कि TLD नेम सर्वर, तो .com के TLD के नेम सर्वर कौन कौन से हैं, वो ये हो गए। ये बात समझ लगी? ये सारे क्या हैं, .com की TLD के नेम सर्वर्स के IP एड्रेस। इसी तरह ये सर एरिया वाइज तकसीम होंगे? नहीं, ये एरिया वाइज नहीं है, ये जनरल हैं। ये अब हम चेक तो कर सकते हैं वैसे कहाँ पे, लेकिन इसका एरिया से ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये सेंट्रल हैं और मल्टीपल हैं, ताकि अगर एक से रिक्वेस्ट आंसर नहीं आता आप दूसरी को कर लें, दूसरी से नहीं तीसरी से कर लें, लेकिन ये इसका एरिया से ताल्लुक नहीं है। ये हर एक लहदा से एक IP एड्रेस है, और मतलब ये उसका नेम सर्वर का IP एड्रेस है। मतलब एक जगह भी हो सकता है, वो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था कि हम उस स्ट्रक्चर में नहीं पढ़ेंगे कि वो उन्होंने इंटरनली इसको कैसे मैनेज किया हुआ है, वो नेटवर्क का टॉपिक है, ठीक है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि ये सिस्टम हमने इन्फॉर्मेशन कहाँ से देखनी है। इसी तरह अगर .pk की बात करें, ठीक है, .pk की, तो ये देखें .pk ये आ गया, और यहाँ पे इन्होंने ये देखें ये पब्लिश किया हुआ ना, ये लाहौर में इनका ऑफिस है। ये CCTLD बताया था ना, कंट्री कोड TLD है, ठीक है। और देखें ये कौन है, PK निक कंपनी है, और 7 औरंगजेब ब्लॉक, न्यू गार्डन टाउन लाहौर, यानी कि आपके आसपास ही तकरीबन, ठीक है, ये मौजूद है। और ये इनका कंटैक्ट हो गया, और ये इनके वो हैं नेम सर्वर्स के IP एड्रेस हैं 1 2 3, जो भी, मतलब सारे हमें इससे कंसर्न नहीं है, लेकिन आपको अंदाजा होगा ना कि ये हर एक जो TLD का जो रजिस्ट्री का एडमिनिस्ट्रेटर है वो अपने नेम सर्वर्स को बताता है, और हम उसके नेम सर्वर से जो भी डोमेन रजिस्टर्ड होती हैं उस खास CCTLD या TLD के ऊपर उसका डाटा जो है वो मंगवा सकते हैं। सर ये होस्ट नेम और होस्ट नेम एक्चुअली ये याद रखना मुश्किल है ना हमें, यस सर, तो हम क्या करें, हम ये वाला जहां पर ये IP एड्रेस चाहिए वहां पे आप ये वाली इंफॉर्मेशन डाल दें, तो उसके एंड पे तो एक IP एड्रेस ही होता है ना, तो आपको IP एड्रेस नहीं याद करना पड़ेगा। जैसे देखें ना, आप अपने ब्राउजर में कुछ चीज लिखते हैं तो 127.0.1 भी लिख देते हैं और लोकल होस्ट भी लिख देते हैं, तो google.com लिखते हैं तो किसी IP पे जाता है ना, तो बजाय इसके कि आप IP एड्रेस याद रखें, आप google.com याद रखना ज़्यादा आसान है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे है कि उसने आसानी के लिए ना हर एक अपने सर्वर के ऊपर को ना उसकी जो IP एड्रेस है उसको किसी डोमेन के साथ लिंक कर दिया हुआ है, ताकि यूजर को जहाँ पे उस IP एड्रेस की जरूरत पड़े वो क्या करे, इस डोमेन को यूज कर ले, तो बैकएंड पे वही IP एड्रेस रिजॉल्व हो जाएगा, वो वहां तक पहुंच जाएगा। ये बात वाज़ेह होगी कि नहीं? ये दोनों सेम काम करते हैं, ये दोनों सेम है, मतलब आप उस पर जाएंगे तो वो उसी पे लेके जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, ये बात होगी हमारी एक कि भाई
रजिस्ट्री टीएलडी की बात होगी और रजिस्ट्री की बात होगी कि भाई उस टीएलडी का नेम सर्वर वगैरह कौन से हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई डोमेन नेम सर्वर पे बाद में आते हैं, पहले ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ना, इनके जो कॉमन चीजें हैं उसको देख लें। रूट नेम सर्वर कितने हैं और कहाँ कहाँ है। तो आपको मैंने बताया था ना कि रूट नेम सर्वर कहते किसको हैं, जो रूट जोन डेटाबेस कंटेन करता है, ठीक है। यानी कि ये जो डेटाबेस है ना, ये वाला, ये जो सारा डेटाबेस है, ये रूट जोन डेटाबेस। ये इन्फॉर्मेशन किस, सिर्फ ये पेज नहीं, मतलब इसके आगे जब क्लिक करते हैं तो ये जो इन्फॉर्मेशन आगे ऊपर होती है ना, मतलब जो उसके नेम सर्वर वगैरह की एड्रेस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रूट सर्वर के अंदर पड़ी होती है। यानी कि टीएलडी का नाम और उसके नेम सर्वर्स, और जाहिर है प्लस कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन की कंपनी का नाम क्या है, एंड सो ऑन। अच्छा, अगर मैं जानना चाहता हूं कि रूट सर्वर कितने हैं, उनके जो आपको बात की थी ना कि 13 उनके यूनिक आईपी एड्रेसेस हैं, और वो जो सारे आईपी एड्रेसेस हैं वो जिस सर्वर को पॉइंट करते हैं उसमें यही डेटाबेस पड़ा होता है। तो फिर वो ज़्यादा क्यों है, वो आपको बताया था कि ताकि लोड डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ठीक है। अगर हम क्यूरी करें तो जो नियरेस्ट हमारे जो रूट सर्वर है वो हमें आंसर कर दे, ना कि हमारी क्यूरी मतलब किसी और कंट्री में जाए और वहां से रिजॉल्व हो। स्ट्रक्चर तो वाज़ेह हो रहा है। यस इसकी इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए, जानने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं रूट सर्वर्स इन वर्ल्ड, ठीक है। इसको इन वर्ल्ड शब्द को छोड़ते हैं, रूट सर्वर्स लिखते हैं बस, ठीक है। ये एक इसका वेबसाइट है, उसका नाम भी रूट, हाँ ये वेबसाइट है root-servers.org। इस पे क्लिक करें, ये देखें, ये आपको बड़ी ज़बरदस्त डिटेल बताता है ये सारी चीज़ की। ये देखें, ये बता रहा है कि भाई वो जो हम कह रहे थे ना कि 13 है एंड सो ऑन, वो यहाँ से पता चलेगा कि जैसे कि देखें ये वेरीसाई, इस पर क्लिक किया मैंने, नहीं वेरीसाई ये कंपनी का एड्रेस है ना, इसको रिफ्रेश कर लें, जूम थोड़ा सा उसका ख़राब हो गया। ये देखें, ये हैं वो दुनिया में डिफरेंट जगहों पर जो सर्वर्स पड़े हुए हैं, रूट सर्वर्स। अच्छा, ये यहाँ पे सिर्फ एक नहीं पड़ा हुआ, इस पर क्लिक करें आपको फर्दर डिटेल बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ यूरोप की किसी कंट्री में या पाकिस्तान या इंडिया में, ठीक है, तो ये आसपास अब दिखाने शुरू कर देगा कि इस जगह पे कितने हैं, देख रहे हैं। और ये कराची में, चलो क्लिक करते हैं 2 पे, तो कह रहा है, ये देखिए कह रहा है कराची में आई और एफ, वो ए से लेकर ना मतलब डिफरेंट उन्होंने ना उसको कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। तो जो आई वाला सर्वर था, जो आईपी एड्रेस है, वो बता रहा है कि देखें ये वाला जो आईपी एड्रेस फॉलो यूज़ हो रहा है और इसका ऑपरेटर कौन है, ये कंपनी है। और बाकी हमें इस डिटेल से ASN पता नहीं क्या चीज़ होती है, इसको देखना पड़ेगा। लेकिन आपको अंदाज़ा हो गया कि कराची में भी एक रूट सर्वर का इंस्टेंस है जिसमें रूट जोन डेटाबेस पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आई और एफ है, इसकी क्या स्टोरी है, ठीक है। इसको भी हम अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इसकी लिस्ट आ जाती है। जैसे अगर मैं कहता हूँ मीटिंग एजेंडा, यार ये कहाँ से आएगी, लेट मी अंडरस्टैंड। यहाँ पे इसका, हाँ ये देखिए, ये ए से लेकर M तक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए ना। तो 13 आईपी एड्रेसेस की बात की थी ना, तो 13 यूनिक आईपी एड्रेसेस जो हैं वो ये वाले हैं। जैसे देखें, ए के ऊपर ये वाला आईपी एड्रेस है, बी जो सर्वर है वो ये वाला आईपी एड्रेस है, सी जो है वो ये वाला आईपी एड्रेस है, डी जो है वो ये वाला आईपी एड्रेस है। तो ये सारे हो गए मतलब ना मल्टीपल जो 13 आईपी एड्रेसेस हैं वो ये वाले। अब फिर आपको मैंने बताया था थोड़ा सा कि भाई हर एक जो आईपी एड्रेस है उसका सिर्फ एक सर्वर नहीं है, जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीपल है ना। तो अगर आपने देखना है ना कि भाई जैसे हमने पाकिस्तान वाला देखा है ना, आई और था ना, आई और जे, तो आई पे क्लिक करते हैं ना, तो ये देखें यहाँ पे ये बता रहा है कि ये वाला जो आईपी एड्रेस वाला सर्वर है ना, ये वाला, ये सिर्फ एक जगह पे नहीं पड़ा हुआ, ये पड़ा हुआ है, ये देखें सारी जगहों के नाम बता रहा है। इसी में कहीं मेरा ख्याल है ढूंढे, कराची है इसमें। माशाल्लाह क्या स्पीड है आपकी भाई, 4th लाइन में ये देखें, ये कराची मिल गया आपको। यहाँ से बात वाज़ेह हो गई कि भाई ये जो आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस का जो सर्वर है ये इन तमाम जगहों पर पड़ा हुआ है और ये 69 साइट्स हैं इस आईपी एड्रेस की। तो अब जब हम क्यूरी करते हैं तो बाकी हम नेटवर्क के चक्कर में नहीं पड़ते, ठीक है, कि राउटिंग कैसे होती है वो अलग टॉपिक है, वो मतलब हमारा उससे कंसर्न नहीं है। बीइंग अ वेब डेवलपर, में समझ लगी चाहिए वेब काम कैसे कर रही है। तो ये थोड़ा सा ज़हन में इमेज बनना शुरू हुआ कि नहीं, कि भाई ये है जो रूट उसकी जो है ना बैकबोन है इंटरनेट की, ठीक है। और दैट्स इट, ये हमारे सर्वर्स आ गए। यस, कुछ जो है वो ग्रीन
यार ये रंग वगैरह तो मेरा ख्याल है इसके साथ कोई लिंक होगा शायद, यहाँ पे उसने वो रंग यूज़ किए होंगे मे बी। जैसे देखे ना ये ब्राउन सा है, ये ग्रीन है, तो ये ताकि थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके कि भाई ये आईपी एड्रेस एक है इनका और सर्वर मुख्तलिफ है, हाँ हर सर्वर का अपना नहीं होता आईपी एड्रेस। आमतौर पे तो हम यही कहते हैं वैसे ना कि हर सर्वर का अपना आईपी एड्रेस होता है। और लेकिन जो नेटवर्किंग के अंदर ना एक अप्रोच होती है, उसे कहते हैं एनी कास्ट। क्या कहते हैं? एनी कास्ट। एनी कास्ट ये होता है कि मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर ना हम सेम एड्रेस बाइंड कर देते हैं। यानी कि आप ये तमाम सर्वर फर्ज करें ये एक बैंकॉक का है, ठीक है, ये लेट्स से ये पाकिस्तान में है, ये चाइना में है, ठीक है, बीजिंग चाइना में, ये पाकिस्तान में है, लेकिन इन दोनों कंप्यूटर्स का आईपी एड्रेस सेम है। और ये हो सकता है हम जब हमारी ट्रैफिक जाएगी तो जो डिवाइस फैसला करती है ना वो देखता है अपने मुताबिक, अच्छा मैंने इस पैकेट को पहुंचाना है तो मैं किधर पहुंचाऊं, तो जहां पे हमारी ट्रैफिक रूट होगी वो वाला मुझे आंसर कर देगा, दूसरे को इससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। देखिए मेरा डिसीजन तो किसी एक बंदे ने लेना है ना, एक डिवाइस लेना है, जैसे राउटर है, तो वो राउटर का जो टेबल होगा उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन तो होगी ना कि अगर इस पैकेट ने फलानी जगह जाना है ना तो इसको इधर भेज दो तो ये वहां पहुंच जाएगा, तो वो अपने मुताबिक उसको उधर भेज देगा और जिसके पास भी पहुंचेगा वो मुझे जवाब दे देगा। और ये आपको पता है कि वो मुझे सही जवाब देगा। वजह क्या है? क्योंकि तमाम के अंदर डेटाबेस क्या है? सेम है। ये पॉइंट समझ लगा कि नहीं? डेटाबेस सेम है, इंस्टेंस ज्यादा है। बस क्यों ज्यादा है वो आपको मैंने पहले स्टोरी बताई है कि भाई जो इंटरनेट की जो रूट जोन को रिजॉल्व करने की जो ट्रैफिक है वो किसी सेंट्रल पॉइंट पर डिपेंड ना करे, वहां ना जाए, मतलब ट्रैफिक या कंजेशन या जो भी बाकी नेटवर्किंग का टॉपिक है, लेकिन वहां तो उसका वो बायस ना बने, हमें आसान जल्दी से जल्दी जवाब आ जाए वहां से। बस ये बात समझ लगती है। अब हर सर्वर को कौन सी कंपनी चला रही है, हर आईपी एड्रेस कौन, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, ऑपरेटर कौन है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, लेकिन वो बीइंग अ वेब डेवलपर हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। वैसे तो मैं जितनी डिटेल आपको बताई है ना, हमें इससे भी कंसर्न नहीं है, लेकिन बताई इसलिए कि बंदे को जरा थोड़ा सा दिमाग खुले कि यार ये चीजें हैं, जो बंदा और डिटेल पढ़ना चाहता है वो इस तरह से इनको पढ़ सके। जैसे कि देखें ना, यहाँ पे देखें ये डिफेंस और इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है, ये पता नहीं यूएस की है या किसी और कंट्री की है, मतलब इसको कौन चला रहा है। इसी तरह ये एक और कंपनी है, ये नासा जो है यूएस का जो डिपार्टमेंट है, नासा एम्स रिसर्च सेंटर, ये वो उसका एडमिनिस्ट्रेटर है और वो सारे ऑपरेटर है, और ये सारे सर्वर्स को मतलब ये उसके अंडर है कह लें, या ऑपरेटर वो है, मतलब अंडर है कि नहीं ये तो एक अलग सी स्टोरी है, उसको फिर ये देखना पड़ेगा। अच्छा, और डी में देख लें कौन है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, ये भी यूएस की यूनिवर्सिटी है। इसी तरह कोजेंट कम्युनिकेशन की कोई कंपनी है, इंफॉर्मेशन साइंस इंस्टीट्यूट, और वेरीसाइन। तो वेरीसाइन का आपको पहले ही पता है, वो खुद भी इन सारे सर्वर्स का यानी कि ऑपरेटर भी है। ना कि सिर्फ वेरीसाइन इनका ऑपरेटर है, बल्कि जो रूट्स हैं उनके डेटाबेस को अपडेट रखना, मेंटेन करना, नई टीएलडीज को रजिस्टर वगैरह जो काम होता है वो तो करता तो ICANN है, लेकिन वो इसकी जिम्मेदारी है कि ये वो सारे कामों को रेगुलेट टेक्निकली एडमिनिस्ट्रेट करता है, यूँ कह सकते हैं। इवन कि यहाँ तक मैंने रिसेंटली पढ़ रहा था इसके बारे में मजीद कि वेरीसाइन आपको नई अगर आपको TLD रजिस्टर करवानी है ना तो वेरीसाइन उसकी भी सर्विसेज देता है। आप ICANN से ना जाएं, आप इनकी सर्विसेज लें, अपना जो भी केस है वो आपके बिहाफ पे पूरा केस तैयार करते हैं, वो ICANN से आपको TLD रजिस्टर, ज़ाहिर है ये हमें नहीं चाहिए होती, लेकिन अगर किसी को चाहिए हो, किसी कंट्री को, किसी इदारे को, मतलब तो वो इनके थ्रू भी ये सारा काम कर सकता है। ना कि सिर्फ ये, बल्कि वो ये सर्विस भी देते हैं कि जनाब आपने TLD ले ली है, अब आपको उसके नेम सर्वर चाहिए तो हम आपको नेम सर्वर भी मैनेज कर देते हैं। समझ रहे हैं कि कंप्लीट सोल्यूशन देते हैं आपको इंटरनेट लेवल का, कि भैया आप बस उसको लीगली और बाकी चीज़ तो आप ऑन करें, लेकिन हमें पेमेंट करें और हम आपका ये सारा काम करवा देते हैं। वो तो पहले उस चीज़ के एक्सपर्ट है। ये कहानी वाज़ह होती है। रूट सर्वर्स क्लियर हो गए सारे, क्या हैं, किधर हैं, क्यों हैं, डुप्लीकेट क्यों हैं, उसको मेंटेन कौन करता है, एंड सो ऑन। इन सब ICANN वगैरह जितने भी सारे इदारे हैं इनका ताल्लुक अमेरिका वगैरह से, लेकिन इसमें जहन में ये सवाल आ जाता है कि ये तो किसी को भी किसी भी वक्त हैक, और ये तो किसी भी वक्त किसी भी कंट्रीज के जो खास मालूमात होते हैं तो उनको हैक भी कर सकता है। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि ये किसी की इन्फॉर्मेशन हैक कर सकता है, ये तो बस उसको डोमेन को IP से जोड़ है, बस इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है इसका। आप ये कह सकते हैं कि हाँ अगर ये किसी IP एड्रेस को ब्लॉक कर दें तो वो इंटरनेट पे आप उस तक नहीं पहुंच सकते। अब ये डोमेन ही ब्लॉक होगी ना, फर्ज करें, मतलब कंट्रोल जो उनके पास है, तो वो तो डेफिनेटली फिर ऐसा ही है।
लेकिन ये हमारे कंसर्न की इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें बीइंग अ वेब डेवलपर सोचना चाहिए, हमें इस बात से क्या कि इसको कौन कौन करता है। मतलब ठीक है, अगर हम एक स्टेट के लेवल पे सोचें तो फिर ये बात इंपॉर्टेंट है कि यार अगर मुझे ये फ़र्ज़ करें अगर रूट सर्वर्स डाउन हो जाए, वैसे तो डाउन आज तक नहीं हुए, लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं एक मिनट के लिए डाउन हो जाए तो क्या इंटरनेट बंद हो जाएगा? तो इसका जवाब है हाँ, इंटरनेट बंद हो जाएगा, कम से कम पाकिस्तान में बंद हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई अल्टरनेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसी के ऊपर चल रहा है। लेकिन जो कंट्रीज़ हैं जैसे रशिया है, जैसे चाइना है, तो ये कंट्रीज़ इस लेवल पे भी सोचते हैं कि अच्छा अगर ये सिस्टम ना हो तो फिर हमने कैसे करना है, तो उन्होंने उसका कुछ ना कुछ मैकेनिज्म बनाया होगा, आई थिंक सो, कुछ ना कुछ बनाया होगा। लेकिन ये वो बातें हैं जो मैंने ये फैसला किया हुआ है कि बंदे को ना अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ें देनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? मतलब बंदे की ज़िंदगी ज़रा आसान रहती है। तो अभी हमें मुझे ये सोचना है कि यार ये इन्फॉर्मेशन है, इसकी मैं सर्विसेज किसी क्लाइंट को कैसे दे सकता हूँ। जब मैं कोई हायर लेवल पे होऊंगा ना, किसी कंट्री के लेवल पे होऊंगा, समझ रहे हैं? मतलब आप काम करते रहें, पढ़ते रहें, मतलब बड़े बड़े काम करें, लेकिन जब उस सतह पे जाएं तो फिर उस सतह पे जो आपको चाहिए ना, मतलब फैसला करने के लिए दूरंदेशी कि अच्छा यार ये करना है, तो फिर अभी मैं ये चीज़ें बैठ के सोचूं तो ये सोचना भी मेरा काम नहीं है, ये सोचना पीटीए का काम है, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का, कि ये सारा कुछ हमने कैसे करना है। तो वो सोचें भाई, और उनके पास बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं जो ये काम को चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं ना। तो हम क्यों सोच के अपनी एनर्जी ज़ाया करें इस चीज़ के ऊपर कि यार अगर अमेरिका को कुछ हो गया तो रूट सर्वे को कुछ हो गया तो पाकिस्तान का नेट नहीं चलेगा, तो फिर नहीं चलेगा तो पीटीए की जिम्मेदारी है भाई, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो अब हम अपना काम पूरा कर लेना, वही बहुत है, समझ लाई कि नहीं? मेरी स्ट्रैटेजी है, बाकी बिस्मिल्लाह अगर आप उस लेवल पे सोचते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, सही है कि नहीं? और कुछ सवाल हो तो बताएं, वरना मेन इन्फॉर्मेशन आपको मैंने ये बता दी है। बाकी इसको आप जितना पढ़ेंगे उतना पता चलता जाएगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक किया ना स्टैट्स पे, वेरी साइन वाले पे, तो ये देखें ये यहाँ पे ले गया और ये बता रहा है वेरी साइन इनेबल द वर्ड टू कनेक्ट ऑनलाइन विद लाइब्रेरी। और यहाँ पे देखें इसने कोई स्टैट्स वगैरह भी दिखाई थी, जैसे ये देखें ए रूट क्यूरी वॉल्यूम मिलियंस पर डे, कहता है कितनी मिलियन ट्रैफिक पर डे जो है ना वो ए रूट सर्वर को आती है, ठीक है? तो ये आप चेक करें कि भाई ये जैसे 14 दिसंबर 2020 को IPv6 के ऊपर 111 मिलियन क्यूरीज उनको रिसीव हुई हैं। और मतलब यार ये चक्कर में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, बस जितनी भी रिसीव हुई हैं हमें इससे क्या आइडिया तो हो गया ना कि वो क्यूरी क्या थी, उसका जवाब क्या था, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बस ये हमें पता होना चाहिए। बाकी इसकी बहुत डेप्थ है, ठीक है? ये वो टॉपिक है कि जो बंदा नेटवर्क में जाना चाहता है वो इसको डिटेल में पढ़े, जो वेब में रहना चाहता है वो उसकी डिटेल में ना घुसे, वरना तो यार चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ना, फिर मतलब क्या क्या आप सीखेंगे बैठ के, ठीक है? तो अपना बंदे को स्कोप सेट रखना चाहिए, उसके मुताबिक ही चीज़ सीखनी चाहिए, चीज़ों के अंदर गिरफ्तार नहीं हो जाना चाहिए। ये भी गिरफ्तारी है ना एक तरह की, कि भाई आपको ज़रूरत नहीं है और आप उसके अंदर घुसी जा रहे हैं, समझी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं। तो अपने एरिए में काम करें। वेब है ना, तो वेब के अंदर घुसें, वेब को पढ़ें, वेब में जो भी डिफरेंट चीज़ें हैं उसको अंडरस्टैंड करें। ये बड़ी अहम बात है, ठीक है? कि उस एरिए में रहना जिस एरिए की मुझे ज़रूरत है। ये बात होगी सारी हमारी। अच्छा, ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए, रूट नेम सर्वर और TLD नेम सर्वर की क्या कहानी है। अब बात करते हैं डोमेन नेम सर्वर की, कि यार ये डोमेन नेम सर्वर जो हमने कहा था कि ये वो कंप्यूटर होता है, शाबाश, इसी को याद है ये बात, ये वो कंप्यूटर होता है जिसको हम क्या करते हैं, हम क्या बताते हैं इस कंप्यूटर को, शाबाश, यहाँ हम इसको बताते हैं कि हमारा होस्टिंग सर्वर कौन सा है। इसके अलावा भी कुछ बता सकते हैं, लेकिन बुनियादी बात ये वाली होती है, ठीक है? अच्छा, सवाल ये है कि वो दोनों तो मेन थे ना, एक को रजिस्ट्री वालों ने मैनेज किया था, एक को जो रूट था उसको आना ने या बाकी लोगों ने मतलब उसको मैनेज किया हुआ है। ये कौन सी कंपनी है जो हमें ये सर्वर देती है, जिसको हम डोमेन नेम सर्वर कहते हैं? तो इसका आंसर है कि भाई हमने इसमें डेटा कितना रखना है, थोड़ा सा तो डेटा रखना है, ऐसा ही है ना कि ये मेरी वेबसाइट है और फलाने कंप्यूटर पे ये होस्टेड है, मिसाल के तौर पे अगर सिर्फ इतना डेटा रखना है तो एक एंट्री है ना एक तरह की, या 2-4 एंट्रीज ही है ना, अगर सब डोमेन्स भी हों। तो जिस कंपनी से हम डोमेन खरीदते हैं वो हमें फ्री में ये वाला डेटा कहते हैं कि हमारे सर्वर पे रख लें। क्यों? क्योंकि भी हमें वो फैसिलिटेट करते हैं ना। इसी तरह जिस कंपनी से आप होस्टिंग खरीदते हैं वो भी आपको, अक्सर होस्टिंग कंपनी, सारी नहीं मैं कह सकता, कुछ कंपनीज ये करती हैं, कुछ नहीं भी करती, ठीक है? तो जैसे अगर GoDaddy की बात करें ना, तो GoDaddy से डोमेन लें अगर, तो वो GoDaddy कहता है जी कि ये मेरा नेम सर्वर में भी आपका रिकॉर्ड में रख देता हूँ, आप सेटिंग करते हैं कि आपका होस्टिंग सर्वर कौन सा है, राइट? और दूसरी कंपनीज कौन सी हैं जिनसे हम होस्टिंग लेते हैं,
फर्ज करें आपने अमेजोन से होस्टिंग ली है मिसाल के तौर पे, या आपने एक और कंपनी है लाइनोड जिनके मैं सर्वर यूज़ करता हूँ, तो वो भी यही कहते हैं, वो कहते हैं जनाब आपको होस्टिंग चाहिए, बिस्मिल्लाह सॉरी आपने डोमेन नेम सर्वर की एंट्री करनी है तो हमारे पास एंटर कर दें, और अपनी डोमेन जब रजिस्टर करें या करने के बाद भी हम बता सकते हैं, उनको बता दें कि मेरा ये वाला IP एड्रेस है। उनको क्या बता दें कि इस वेब डोमेन का नेम सर्वर कौन सा है। याद है कि आपको मैंने कहा था ना कि जो डोमेन नेम सर्वर का IP एड्रेस होता है वो कहाँ जाता है, जो TLD की नेम सर्वर हैं उनको जाता है। और यार ये ना ये इस कंप्यूटर का जो IP एड्रेस है वो यहाँ पे कहीं रखा होगा ना, तो तभी तो यहाँ तक आएगा। तो हमने किसको बताना है, हमने अपने रजिस्ट्रार को बताना है कि भाई ये IP एड्रेस सेट कर दो, उसने वो इन्फॉर्मेशन यहाँ भेज देनी है ताकि जब इंटरनेट की ट्रैफिक रिजॉल्व हो तो इसको यहाँ भेज दे। इस कंप्यूटर पे हमने खुद ही रखना है। ये बात समझ लगी कि नहीं? अब दो तरीके समझ लग गए, या हमें जिससे डोमेन ली है वो कंपनी ये फ्री में दे देती है कि यहाँ पे एंट्री कर लें, या जिससे होस्टिंग ली है वो। तीसरी ऑप्शन क्या है, तीसरी ऑप्शन है कि आप अपना कंप्यूटर नेम सर्वर बना लें, उसके अंदर अपना काम भी करें, बाकियों को भी वो सर्विस दे दें। लेकिन ये अप्रोच आमतौर पर वेब डेवलपर यूज नहीं करते, ये उन्हें यूज करनी चाहिए जिन्होंने लाखों फॉर एग्जांपल डोमेन्स का बिजनेस करना है, बाइंग का सेलिंग का, वो अपना नेम सर्वर चलाएं। वरना मैंने चंद रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए अपना सर्वर बनाऊं तो टेक्निकली उसको सिक्योर भी करना पड़ेगा, समझे, उसके लिए खर्चा भी करना पड़ेगा, तो हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। तो तीसरी ऑप्शन समझे है ही नहीं, वो स्पेशल मतलब पर्पज एक है उसका। तो अब हम बात करते हैं कि भाई कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, कि मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक डोमेन हो और उसका मैंने नेम सर्वर सेट करना हो तो कैसे सेट करूंगा। ये देखें सर, मैं आपको एक छोटी सी जो पहले से मैंने डोमेन खरीदी हुई है, सेट की हुई है, उसकी इन्फॉर्मेशन दिखा के बताता हूँ। ये देखो यार, ये 2-3 एंट्रीज की हैं और ये ऐसे करके काम हो रहा है। ये बात वाज़ेह हो जाएगी ना सारी। अच्छा, अब हम जनाब यहाँ पर जाके इसको कहते हैं, फर्ज करें एक कंपनी है लाइनोड, तो मुझे क्या चाहिए, लाइनोड के नेम सर्वर का एड्रेस चाहिए ना, ताकि जब मैं डोमेन खरीदूँ तो उसको बता सकूँ। ये बात तो वाज़ेह है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइनोड नेम सर्वर एड्रेस, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे कहीं जाके मुझे पता चल जाएगा, इन्होंने कहीं ना कहीं इसको पब्लिश किया होता है। वैसे तो मुझे वो याद भी है, लेकिन आपको मैं चाहता हूँ यहाँ से कहीं से दिखा सकूँ। ये देखें, ये जो एड्रेसेस है ना, ये वाले, ये इसके नेम सर्वर के एड्रेस हैं। आपको बताया था कि IP एड्रेस भी लिख सकते हैं और हम ये उसका जो होस्ट नेम है ये भी लिख सकते हैं। इनमें से कोई भी उठा दें, बेहतर ऑप्शन होती है कि सारे रख दे, ताकि अगर एक से आंसर ना आए तो दूसरा, दूसरे से तीसरा, बैकअप करने के लिए ना, एक से ज्यादा मल्टीपल भी हम रख सकते हैं। ये बात समझ लगती है। अब ये बात तो वाज़ेह होगी ना कि ये IP एड्रेस नहीं है तो डोमेन का नाम, लेकिन इसके पीछे एक्चुअली IP एड्रेस ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हम डोमेन खरीदेंगे तो डोमेन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन बतानी है, बाकी जो डोमेन का नेम बताना है, ओनर कौन है, कब खरीद रहे हैं, पेमेंट करनी है। उसके अलावा हमने क्या बताना है, अपनी डोमेन का नेम सर्वर बताना है। तो ये बता दें कि मेरी डोमेन का ये नेम सर्वर है। तो फिर क्या चीज़ रह जाएगी कि अब इस सर्वर में जाके हमने एंट्री करनी है ना कि ये जो जब मेरी इस डोमेन की रिक्वेस्ट आए ना तो इसको फलाने कंप्यूटर पे भेज दो, होस्ट जो इसको करता है। ये बात वाज़ेह होगी। अच्छा, अब इससे अगले 2 पॉइंट क्या हैं। जब हम डोमेन खरीदते हैं तो जरूरी नहीं होता उसी वक्त बताएं, हम बाद में भी बता सकते हैं। जैसे फर्ज करें आपने आज डोमेन खरीदी है, आप नेम सर्वर जो भी बाय डिफॉल्ट कंपनी मतलब उसको खाली छोड़ दें, ना सेट करें, कुछ अरसे के बाद बता दें, कोई मसला नहीं। मतलब ये जरूरी नहीं होता कि नेम सर्वर आपने उसी वक्त बताना है कि नेम सर्वर क्या है, ठीक है। और या यूं कह लें कि वो बाय डिफॉल्ट उसी वक्त सेट हो जाता है। जैसे GoDaddy से डोमेन है ना, तो बाय डिफॉल्ट GoDaddy का अपना जो नेम सर्वर है ना वही सेट हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते नहीं यार मैंने वो चेंज करना है, मुझे GoDaddy का नेम सर्वर नहीं पसंद, मुझे जो है ना वो लाइनोड कंपनी का पसंद है, मतलब ईजी है फॉर एग्जाम्पल यूज करना, तो आप GoDaddy के एडमिन पैनल पे जाएं, अपनी डोमेन के सेक्शन में जाएं, वहाँ नेम सर्वर में जो एड्रेस आ रहा होगा ना GoDaddy के अपने सर्वर्स का, उसको खत्म करें और वहाँ लिख दें ns1.linode.com और ns2 और ns3 जो भी ये साइट। ये बात वाज़ेह होगी। जिस वक्त से हम ये खरीद लेते तो वही उसी वक्त से हमारा सेट टाइम स्टार्ट हो जाता है। एक्सपायरी का जो पेमेंट जो की है, Yes, हाँ उसी वक्त टाइम स्टार्ट हो जाता है। जब आपने डोमेन खरीदी तो उस दिन से आपका उल्टी गिनती शुरू हो गई है साल की, अगर आपने साल की खरीदी है। अगर आपने 2 साल 5 के, वो डिपेंड करता है कितना खर्चा किया उसके लिहाज से वो आप उसको ऑन करेंगे। और सर ये डेटा के लिहाज से भी यही करता है कि जितना आपके पास डेटा ज़्यादा होगा। नहीं, डोमेन जो है ना वो सिर्फ आपको किराए पे मिलती है, उसका आप किराया देते हैं साल का, 5 साल का, 10 साल का। जो डेटा रखना है ना वो होस्टिंग का मसला है। यही तो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी
कि जब डोमेन खरीदते हैं तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि उसमें डेटा कितना रखेंगे। आप चाहे कुछ भी ना रखें, खाली डोमेन लेके जो है छोड़ दें, तो उनको क्या एतराज़ है, उनको तो पैसे दे रहे हैं। आप उसके अंदर 50 टेराबाइट डाटा रख दें, वो तो होस्टिंग पर रखना है, वो जो कंपनी का खर्चा होगा वो आप करेंगे, वो तो आपने सर्वर के पैसे देने हैं ना भाई, उसको उससे क्या डोमेन जिसने वो आप जहाँ से खरीदिया है इसने कितना रखा है, वो तो होस्टिंग और आपका मसला है। या यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि होस्टिंग अलहदा है और डोमेन का सिस्टम अलहदा है। वो भाई समझ लग रही है ना? अभी होस्टिंग पे चलते हैं, तो थोड़ा सा वेट करें, ठीक है ना? यहाँ तक बात बात होगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि फर्ज करें मैंने एक डोमेन खरीदी पाकिस्तान की .pk की। आप ऐसे तो किसी एजेंट से खरीद सकते हैं, किसी रजिस्ट्रार से खरीद सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो ऑफिशियल वो जो लोग रजिस्ट्री मैनेज करते हैं ना, पीके निक के नाम से उनका वो मतलब कंपनी कह रहे हैं, तो आप उनकी वेबसाइट से डायरेक्टली भी डोमेन खरीद सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं आपको उसकी सेटिंग दिखाता हूँ ताकि आप उसको रिलेट कर पाएँ। ये देखें, पीके निक को ओपन करें और यहाँ से जो भी आपने डोमेन खरीदनी है, फर्ज करो आप कहते हैं जी कि मैंने जो है ना डोमेन खरीदनी है फॉर एग्जांपल isdp.pk लेट्स से, ठीक है, इसको सर्च कर लें तो ये कह रहा है जी isdp इज नॉट रजिस्टर्ड एंड मे बी अवेलेबल फॉर रजिस्ट्रेशन टू यू। कहता है कि अभी रजिस्टर नहीं हुई, आप इसको रजिस्टर करवा सकते हैं। तो आप रजिस्टर करवाएंगे, उसके बाद आपसे वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट वगैरह काट के आपको कह देगा हाँ जी आपकी डोमेन ये आपके नाम पे हो गई है उसी वक्त फ़ौरन, और आप इसका नेम सर्वर वगैरह सेट करें और उस नेम सर्वर पे जाके अपने होस्टिंग की सेटिंग कर दें। ये बात वाज़ेह हुई? तो मैंने कुछ दिन पहले एक डोमेन खरीदी, वो मैं उसी का वो आपको खोल के दिखा देता हूँ कि वो कैसे हम उसका नेम सर्वर सेट करते हैं। ये देखें जरा, वापस गए, मैं यहाँ पे अपने अकाउंट से लॉगिन करता हूँ, माई अकाउंट, ये पहले लॉगिन था, ठीक है, वो ओपन हो गया, और माई डोमेन्स में जाता हूँ, मैनेज डोमेन्स में जाता हूँ, तो ये देखें ये बता रहा है कि मैंने जो इनसे डोमेन खरीदी हुई है ना वो ये वाली है। एक मैंने खरीदी हुई है agropower.pk, ये मेरे भाई के वाले साहब की कंपनी है। homeseeds.pk, ये हमारी एक और फैमिली रिलेटिव्स ही हैं, ये उन्होंने मुझे कहा था कि यार ये एक डोमेन बाय करके ना मतलब इनकी वेबसाइट बनानी है। तो अभी मैंने इसके ऊपर कोई मजीद सेटिंग नहीं की हुई, अभी सिर्फ ये फ्रेश ही है और ये कुछ दिन पहले खरीदी है। ये देखें 2020 12वें महीने के 29 तारीख को, यानी कि 2 महीने पहले तकरीबन। ये बात समझ लगी कि नहीं? बाकियों को छोड़ दें, ये प्राइम स्टोर जो आप लोगों को असाइनमेंट दी है ना, वो मैंने इस ज़माने में सोचा था कि प्राइम स्टोर.pk एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है, तो अभी तक तो नहीं बनाई, तो इंशाल्लाह बनाएंगे ये। और ये एक डोमेन है softwarejobs.pk, ठीक है, तो ये है कि जो सॉफ्टवेयर की जो जॉब्स हैं वो इसके ऊपर पोस्ट करने के लिए एक डोमेन खरीदी, लेकिन अभी इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया था फिर उसको छोड़ दिया। चलें इसको छोड़ें, एक अलग स्टोरी है। होम सीट पे चले जाते हैं, होम सीट पे चले गए, इस पर क्लिक किया और ये देखें ये बता रहा है जी कि ये क्या बता रहा है, ये तो वो होगी ना कि रजिस्ट्रेंट कौन है, ठीक है, वो भाई ये बात समझ लग रही है ना, तो भाई मेरा ही नाम आएगा ना वहाँ पे, मैंने जो इसके पैसे दिए हैं, ठीक है, जो एड्रेस है वो सारा आ गया। ये देखें मैंने जिस दिन क्रिएट किया है तो ये कम से कम 2 साल के लिए बेचते हैं पाकिस्तान वाले ना, जो रजिस्ट्री वाले हैं, तो 2 साल की पेमेंट करें तो 29 दिसंबर 2020 को खरीदी तो 22 एक्सपायर हो रही है। ये बातें वाज़ा होगी, ये बातें कहाँ जाकर नोट हो जानी है .pk की रजिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना, ताकि जब वो एक्सपायर हो तो दूसरा बंदा उसको कोई परचेज कर सके, ठीक है। ये नहीं कि बार आपने 2 महीने की 2 साल की पेमेंट की है और आप कहें जी 20 साल तक अब मेरी है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके नेम सर्वर के ऊपर, क्योंकि ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नेम सर्वर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वापस जाते हैं, मेरा ख्याल है ये इस पर क्लिक करेंगे ना तो शायद कोई ऑप्शन आ जाए। इस पर क्लिक किया, उसी पेज पे नीचे मौजूद है नेम सर्वर मौजूद थे उसमें, एक मैंने देखा नहीं, 1 मिनट दोबारा ओपन कर लेते हैं। ये देखें ज़बरदस्त, ये कह रहा है जी कि आपकी डोमेन का प्रोफाइल डेटा तो ये है और आपके नेम सर्वर ये वाले हैं। ये वही सर्वर मैंने सेट किए हैं ना जो लाइनोड कंपनी के थे। क्यों सेट किए हैं ये? ताकि मैं उनकी वेबसाइट पे जाके वहां बता दूंगा मेरा होस्टिंग कौन है, और होस्टिंग मैंने उन्हीं से खरीदी हुई है, तो इजी हो जाएगा ना, जरा उन्हीं का मैंने सर्वर यूज कर लिया। अगर मैं नेम सर्वर अपना चेंज करूं, मैं कहूं नहीं यार नेम सर्वर किसी और कंपनी का यूज करते हैं, उनसे होस्टिंग लिया या किसी भी वजह से, जरूरी नहीं होस्टिंग ली, वैसे ही आप किसी और, तो भैया आप इसको एडिट करें और उनका एड्रेस यहाँ पे लिख दें। ये बात वाज़ेह हो गई। अब हम चलें नेम सर्वर वाले कंपनी के ऊपर कि जहां जाके हमने अब ये एंट्री करनी है कि इस डोमेन को लिंक कर दो किसके साथ, हमारे होस्टिंग सर्वर के साथ। यहां तक बात वाज़ेह होगी कि नेम सर्वर होता क्या है डोमेन का। एक तो टीएलडी का नेम सर्वर था ना और एक रूट नेम सर्वर था, तो अभी हम बात कर रहे हैं हमारी डोमेन का नेम सर्वर कौन सा।
तो ये हमारी डोमेन का नेम सर्वर, ये TLD के नेम सर्वर की बात नहीं हो रही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस कंप्यूटर पर जाकर ns1.linode.com का जो कंप्यूटर है उसको क्या बताना है, शाबाश बताएं, कि मेरी डोमेन होस्टेड कहाँ पे है, यही बताना है ना, ताकि जब वो रिक्वेस्ट रिजॉल्व होती इसके पास आए ns1.linode.com के पास, तो वो क्या करे, वो रिटर्न कर दे मेरी होस्टिंग कंप्यूटर का IP एड्रेस। और भाई बात याद है कि सारा कुछ यहाँ से बार बार बताया करूँ, देखिए जब इसके पास आए तो ये 1234 वाला एड्रेस रिटर्न कर दे, ताकि जो मेरा यूजर है वो इस कंप्यूटर से जाके कह सके कि भाईजान किधर है वेबसाइट, मुझे आपका एड्रेस मिला है। सही हो गया नहीं बात। अब हम चलते हैं लाइनोड की कंपनी के ऊपर। अब देखिए ये जो सर्वर होता है, ये तो आपको पता है ना कि सर्वर का कोई इंटरफेस ऐसा नहीं होता कि जिसको हम देख सके, वो एक सर्विस के तौर पर चल रहा होता है। जैसे MySQL है, वो क्या है, बैकएंड पे प्रोग्राम है जो चल रहा है, उससे कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हमें कोई क्लाइंट, कोई इंटरफेस, कोई चीज चाहिए होती है, ऐसा ही है। तो लाइनोड कंपनी के इस सर्वर में एंट्री करने के लिए हमें वो डायरेक्ट प्रोग्रामिंग नहीं करनी, हम लाइनोड वाली वेबसाइट ओपन करेंगे, उन्होंने एक वेब का पेज दिया हुआ है, कहते हैं इस वेब पेज से आप एंट्री कर दें जो भी करनी है, तो वो हमारा डेटा लेके खुद ही अपने सर्वर में डाल देते हैं। हमें वहां पे जाकर टेक्निकली नहीं करना पड़ता कि उसको देखें कि वो कैसे डाला जाता है, बस एक वेब पे फॉर्म फिल करना है और वो उसने वो इन्फॉर्मेशन पकड़ के अपने नेम सर्वर के अंदर डाल देनी है। ये बात समझ लगी। अब वो वाला फॉर्म ओपन करते हैं जहां पर ये वाला काम करना है, ठीक है, यानी कि हमने ये एंट्री जो करनी है, ये देखें linode.com ओपन किया। ये कंपनी क्या करती है, ये होस्टिंग सर्विस, मतलब ये समझे कि ये सर्वर देती है इन शॉर्ट। वो सर्वर्स की क्या टाइप्स हैं वो अलग से स्टोरी जरूर है, लेकिन अभी हम मोटी मोटी बात समझें तो हम ये कह सकते हैं ये कंपनी डिफरेंट सर्वर्स देती है और भी बहुत सारे काम है। लेकिन अभी ये प्रोडक्ट्स में आप जाके इसको मजीद पढ़ सकते हैं कि भाई इनकी क्या सर्विसेज हैं और ये क्या करते हैं, सो ऑन, और कितने का कौन सा सर्वर है और जो भी सारा कुछ है। मैं इस पर लॉग इन करता हूँ। मैं जो कि पहले से लॉगिन था ना इसके ऊपर, तो वो मेरे डैशबोर्ड के ऊपर ले आया, ठीक है। देखिए मैंने इनसे ये सर्वर खरीदे हुए हैं इस वक्त, ये सर्वर खरीदा है, इसका ये IP एड्रेस है, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये, पांचवें का 6, मैंने इनसे 6 सर्वर खरीदे हुए हैं, हर एक का IP एड्रेस भी आ रहा है। अच्छा, इसको तो ये हमारे आज का टारगेट नहीं है, ठीक है। अभी हमारा टारगेट ये है कि डोमेन्स के अंदर हमें जाना है, ठीक है, डोमेन्स की सेटिंग करनी है ना। तो देखिए मैं डोमेन्स में गया, ये डिफरेंट डोमेन्स हैं जो मैंने इसके ऊपर इनसे खरीदी नहीं है, इनके नेम सर्वर के अंदर इस डोमेन की एंट्री कराई हुई है कि भाई मेरी इस डोमेन का डेटा आपके पास है, कि ये होस्टेड कहाँ पे, फॉर एग्जांपल ना आसानी के लिए मैंने उसका नाम जो है वो अपनी डोमेन के नाम से रख दिया। देखें यहाँ पे उसकी एंट्री नहीं है ना, ओ भाई मेरे साथ साथ रहे ना, ये होम सीट था ना, तो होम सीट की एंट्री नहीं है ना, ऐसा ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई बंदा होम सीट खोलेगा ना, ये देखें, तो भाई होम सीट के लिए नेम सर्वर कौन सा बताया है, ns1.line, और वहां जाके उसकी एंट्री नहीं की तो रिक्वेस्ट वहां तक जाएगी लेकिन जवाब ही कोई नहीं आएगा। तो ये देखें रिजॉल्व ही नहीं होगी क्योंकि एंट्री कोई नहीं है। तो अगर मैं कहता हूं कि इसकी एंट्री करनी है तो कैसे करेंगे, यहां पे जाएंगे, यहां पे कहेंगे क्रिएट अ डोमेन, क्रिएट अ डोमेन, ठीक है। वो कहता है जी प्राइमरी डोमेन, यस प्राइमरी डोमेन, हम कहते हैं जी होम seeds.pk। इसका सर्विस जो भी ईमेल एड्रेस है वो क्या है, वो मैं अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर देता हूँ। और ये कहता है जी इंसर्ट डिफॉल्ट रिकॉर्ड, हाँ ये कह रहा है कोई बेसिक रिकॉर्ड ऐड कर दूं। ये रिकॉर्ड कौन से हैं, वही वाले मैपिंग वाले, कि अच्छा ये डोमेन की रिक्वेस्ट आए तो इसको सेंड करनी। हम होस्टिंग वाले डिफॉल्ट रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इंसर्ट डिफॉल्ट रिकॉर्ड फ्रॉम वन ऑफ माई लाइनोड्स, इंसर्ट डिफॉल्ट रिकॉर्ड फ्रॉम वन ऑफ माई नोड बैलेंसर, नोड बैलेंसर छोड़ दें इसको। इसके बाद ये लाइनोड कौन से हैं, ये वो सर्वर जो मैंने इनसे खरीदे हुए हैं। कह रहा है आपके उन सर्वर्स में से किसी एक का जो IP एड्रेस है वो आपकी इस डोमेन के साथ हम बाइंड कर देते हैं, ताकि जब इसको क्यूरी आए तो हम आपके उस सर्वर का IP एड्रेस रिटर्न कर दें। ये पॉइंट समझ लगा आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ हाँ जी मेरे एक लाइनोड के साथ कर दो। वो कहता है कौन सी लाइनोड, ये मैंने मल्टीपल सर्वर खरीदे हुए ना इनसे, वो भाई वाज़ेह है ना। तो मैं कहता हूँ जी मिसाल के तौर पे इसमें से
जो आसिफ लाइनोड है ना, इसके साथ इसको कनेक्ट कर दो। अच्छा, अब ये जो आसिफ लाइनोड वाली सिस्टम है ना, इसका आईपी एड्रेस देख लें यहाँ पे क्या है, ताकि बाद में आपको ज़रा समझ लग सके, आपस में चीज़ें कनेक्ट कर सकें। ये लाइनोड में इसका है ये वाला ना 160 वाला, इसके एंड पे 160 है, ठीक है। वापस आते हैं, ये हमने एंट्री की, हमने कहा जी क्रिएट कर दो ये वाली डोमेन, बस इतना ही काम था, हो गया, ठीक है। इनकी ये सिंपल ही काम है, मतलब बात करने का मकसद ये है। ये उसने एंट्रियां खुद से कर दी हैं। देखिए वो कह रहा है जी आपका ये ईमेल एड्रेस है, आपका नेम सर्वर का रिकॉर्ड कौन सा है, भाई इसका रिकॉर्ड यही है ना NS1 वाला, ठीक है। उसने आसानी के लिए हमें शो भी कर दिया है। और ये MX रिकॉर्ड है, MX रिकॉर्ड को थोड़ी देर के लिए भी छोड़ दें। ये होता है अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा अपना एक ईमेल एड्रेस हो और वो हो ऐसे asif@homeseeds.pk, तो उसकी तो सेटिंग करनी पड़ेगी ना। तो ईमेल सर्वर मेरा कोई और होगा, लेकिन इसको भी तो बताना पड़ेगा ना कि जब ईमेल की कोई क्यूरी आए तो कौन से सर्वर को भेजना है, ईमेल का जो मैसेज है वो किसको भेजना है। तो वो हम यहाँ पे MX रिकॉर्ड में सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन अभी हमारा ये एजेंडा नहीं है इसको कवर करने का। अभी मैं आपको होस्टिंग वाली बात को थोड़ा सा डिमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ। वो क्या है, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि उसको एयर कोड कहते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने एयर कोड का वर्ड भी लिखा था कि इसको कहते हैं एयर कोड। एयर कोड क्या होता है, कौन सी डोमेन या उसकी सब डोमेन कौन से आईपी एड्रेस के साथ बाइंड करनी है, होस्टिंग यानी कि होस्ट कौन कर रहा है उसको। अब देखें ये एंट्री समझ लगनी चाहिए। देखो हमने कहा ना homeseeds.pk को 160 के साथ बाइंड कर दो, और भाई नथी होगी ना आपस में दोनों चीजें, यही काम करना था ना, टारगेट अचीव हो गया। बाकी एंट्रीज को छोड़ दी फॉर द टाइम, बाकी उसने खुद ही कर दिया। कहता है अगर कोई बंदा mail.homeseeds.pk लिखे तो फिर भी इसके ऊपर जा रहा है। ये उसने अपनी तरफ से ना वो रिकॉर्ड ऐड कर दिए जो समझता है कि बाय डिफॉल्ट इसकी, जैसे देखे ना एक बंदे की वेबसाइट है homeseeds.pk फर्ज करें, तो यूजर ये भी तो हो सकता है ना कि इसको लिखे या ये लिख दे, ये भी तो हो सकता है ना। तो उसने क्या किया है, उसने www वाली जो एंट्री है ये देखें, ये भी इसी को उसके साथ ही बाइंड कर दी। कोई बात बात होगी, ताकि जब www.homeseeds.pk लिखा जाए तो भी होस्टिंग सर्वर का आईपी एड्रेस सेम रिटर्न हो जो homeseeds.pk का होस्टिंग का आईपी एड्रेस है। ये बात दिमाग तक उतर गई ना सही तरह। अच्छा, अब फर्ज करें, यहां तक बात वाज़ेह होगी सारी। ये जो है ना कि भाई ये दो क्यों है, ये और ये बात समझे कि ये वर्जन का फर्क है। ये आईपी जो प्रोटोकॉल है ना, आईपी एड्रेस वगैरह जो यूज करते हैं नेटवर्क पे जो डेटा जाता है, उसका ये वर्जन 4 का एड्रेस है, ये वर्जन 6 का एड्रेस है, ठीक है। तो दोनों हैं एड्रेसेस ही, और दोनों एक ही सर्वर को पॉइंट कर रहे हैं। तो पहले के जमाने में सिर्फ IPv4 होता था, अब चूंकि दोनों वर्जन है तो IPv4 के अंदर कम आईपी एड्रेस आते हैं, IPv6 के अंदर ज्यादा आते हैं। तो अभी जो है ना वो दोनों ही चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि हर सर्वर का एक V4 का भी आईपी एड्रेस में मिल जाता है और वो कंपनी हमें उसका V6 का भी दे देती है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा जब हम फ्यूचर में जरा आगे जाएंगे, शायद कोई 25-30 सालों बाद या 50 सालों बाद, तो V4 बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उस वक्त सिर्फ लोग V6 की बात किया करेंगे, कहेंगे यार वो आउटडेटेड हो गया। अभी दोनों को पैरेलल में चलाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जैसे ब्राउजर हो गया और बहुत सारी जगह ऐसी हैं वहाँ पे V4 ही अंडरस्टैंड होता है, दूसरी चीज अंडरस्टैंड नहीं होती। लेकिन आप समझें कि दोनों एक ही चीजें हैं, बस वर्जन का फर्क है और उसकी लेंथ का फर्क है। बाकी उसकी डिटेल नेटवर्किंग का टॉपिक है, वो हमें उससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। बीइंग अ वेब डेवलपर उसको छोड़ दें। चाहे आप पढ़ना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, पढ़ने को किसने मना किया, जो मर्जी पढ़े। ये क्लियर बात हो गई। तो ध्यान में ये होता था कि जब www लिखे तो सेम वेबसाइट खुलती है, अगर ना भी लिखे तब भी सेम खुलती है। हाँ, तो वो एंट्री की वजह से हमने यहाँ पे मैपिंग की होती है। एक तरीका ये हो गया ना, समझ लग गई ना, बात वाज़ेह हो गई। इसके अलावा भी हम कर सकते हैं कि भाई www जब बल्कि इसके अलावा क्या करना है, यही तरीका है, ठीक है। अगर आपने www की एंट्री नहीं की और एक यूज़र लिखता है www समथिंग करके, तो फिर मुश्किल है, मतलब कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच सके, उसका सर्वर कौन सा है भाई। यहीं से तो कंट्रोल हो रहा सारा कुछ, ठीक है। फर्ज करें आप कहते हैं जी कि आपका ये होमसीड्स, से इसकी बात कर लेते हैं। होमसीड्स एक वेबसाइट है। ये लोग सोचते हैं कि अच्छा यार हमने ना अपनी एक और सर्विस लॉन्च की है, वो ये है कि एक और वेबसाइट फर्ज करें या कोई भी कह लें, मतलब कोई पोर्टल लॉन्च किया है, वो किसानों के लिए किया है मिसाल के तौर पे, ठीक है। होमसीड्स वैसे किसानों का ताल्लुक नहीं है, ये तो घर के लिए ना। वो है
हमने ना क्या करा, लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। हमने सर्विसेज शुरू की हैं लोगों को जो घर में जाके ना उनका गार्डन केयर की सर्विसेज देंगी, लॉन केयर, गार्डन केयर की ना। तो होम सीड हम पहले ही लोगों को सीड बेच रहे थे, अब हम, लेकिन हम वो चाहते हैं कि यार उसकी ना एक अलहदा से सब डोमेन के ऊपर वो पोर्टल बन जाए, ताकि लोग वहाँ पे आपस में सवाल जवाब करें और एक दूसरे से पूछें चीज़ें, मतलब जो भी कह लें, डिस्कशन, सर्विस को छोड़ें, डिस्कशन पोर्टल लॉन्च करना है एक तरह का, कि लोग आपस में गपशप कर सकें, सवाल पूछ सकें, वो जवाब दें, वो कहे मैंने अपने लॉन में ये उगाया है, बताएं ये मसला हो गया, मैं क्या उगाऊँ, मतलब जो भी सारा कुछ है, एक पोर्टल लॉन्च करना है। मैं कहता हूँ यार जो homeseed.pk है ना, ये तो मेरी मेन वेबसाइट है, तो ऐसा करता हूँ कि मैं अपने कस्टमर्स को ना portal.homeseeds.pk जो है ना, इस काम के लिए डेडिकेट कर देता हूँ, और इसका लिंक अपने homeseed.pk की वेबसाइट पर डाल दूंगा, ताकि लोग वहां पे क्लिक करें, समझे, डिस्कस योर प्रॉब्लम पे क्लिक करें, मैं पोर्टल पे ले जाऊँ, पोर्टल में सारे लोग आपस में गपशप लगाएं, तो मेरा क्या फायदा होगा कि मेरी वेबसाइट के ऊपर है ना, हर बंदे को पता ना कि ये होम सीड का पोर्टल है, तो कोई ना कोई बंदा वेबसाइट पे आके मेरे से सीड वगैरह भी बाय करता रहेगा। कहानी समझ लगी? मैंने मेन वेबसाइट से होके फिर वो पोर्टल पे जाए। हाँ, अब वो जरूरी नहीं है मेन पे जाए, हम करेंगे क्या, हम portal.homeseed.pk को ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे एक और एंट्री कर देंगे, हम कहेंगे कि भाई ऐड एयर कोड, होस्ट नेम कौन सा है उसका, हम कहते हैं होस्ट नेम है पोर्टल, ठीक है, या डिस्कस या आस्क, कुछ भी कह दें ना, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या है, ये आईपी एड्रेस किस चीज का, शाबाश बताएं, ये वो होस्टिंग कौन से होस्टिंग सर्वर का, जो हमने पहली वेबसाइट को दी, जिस होम सीड की, जो वो तो हो चुका है, वो तो हो एक ही चुका से हम करेंगे ना, हाँ, एक ही होस्टिंग से हम दोनों को वो तो हो चुका ना। homeseeds.pk का कंप्यूटर कौन सा है, 160 वाला, वो तो हो चुका। अब कौन सा आईपी एड्रेस मांग रहा है ये, तो इसके साथ, इसके लिए हम अलग लेंगे। इसके लिए जो है, ये बात समझ लगी कि नहीं? देखिए हो सकता है ना कि मैं कहूँ मेरा एक कंप्यूटर है ये वाला, इसमें मेरी homeseed.pk की वेबसाइट पड़ी है, ये एक और कंप्यूटर है उसके अंदर मेरी ask.homeseed.pk पड़ी है, हो सकता है ना भाई। सब डोमेन, अब आपकी मर्जी है, आप चाहें तो सब डोमेन को उसी कंप्यूटर पर रख दें और सेटिंग कर दें, और आप कहते हैं नहीं यार मेरी homeseed.pk पे ना बहुत ट्रैफिक आ रही है, अगर मैंने ask.homeseed.pk भी इसी कंप्यूटर पर रखी तो ट्रैफिक की वजह से परफॉर्मेंस कम हो जाएगी ना मेरे यूजर के लिए, तो आप क्या करें, एक और सर्वर खरीदें किसी भी कंपनी से और उसका आईपी एड्रेस यहाँ लिख दें। मिसाल के तौर पे मैंने इस कंपनी से एक और सर्वर खरीदा, और किसी से भी खरीदा, मैं हिसाब लगाया कि भाई अच्छा यार ये जो सर्वर है ना ये मेरे पास फ्री पड़ा है, और ये वाले सर्वर के ऊपर मैं रख दूंगा ask.homeseed.pk, तो मैं ये वाला आईपी एड्रेस जो है वो यहाँ पर एंटर कर दूंगा। ये बात समझ लग गई? तो कंट्रोल समझ लग गया ना कि डोमेन मेरे पास हो, जो मैंने कल बात की थी पिछले लेक्चर में, कि जब डोमेन आपके पास आ गई तो उसकी सब डोमेन्स आपके कंट्रोल में, जितनी मर्जी सब डोमेन्स बनाएं, उसको जिस मर्जी सर्वर पे डिप्लॉय करें, आपको रजिस्ट्री वालों से, रजिस्ट्रार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो काम डेमो हो गया, आज समझ लग गई ना कि वो हम काम करते कैसे हैं। रूप भाई समझ लग रही है ना बात, सही है? अच्छा, इसको एंटर कर देते हैं। ये टीटीएल की बात भी आ गई, चलो अच्छा हो गया। टीटीएल पहले हवाओं में था ना जरा, टीटीएल याद है क्या था, जो कब एक्सपायर करना है, यानी कि जब कोई कंप्यूटर ask.homeseed.pk का डेटा मांगेगा कि ये कौन से सर्वर पे होस्टेड है, तो वो डेटा वो कंप्यूटर अपने पास कितनी देर के लिए कैशे करे, टीटीएल ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि जी फॉर एग्जांपल 5 मिनट, 1 घंटा, 16 घंटे, और अच्छा 4 हफ्ते तक, मेरे ख्याल से शायद 3 दिन तक होगा। तो ध्यान से करते हैं, शुरू में जरा कम ही रखना चाहिए, 5 मिनट करते हैं, एक मिसाल, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई इतना इशू की बात नहीं है। इशू क्या आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि कम ज़्यादा करने से क्या इशू होगा। इसको कर दिया सेव, ये देखें किधर गया, ये आस्क वाला इस कंप्यूटर पे चला गया ना। तो अब जब कोई बंदा ओपन करेगा, अभी तो हमने सेटिंग नहीं की ना उस सर्वर के ऊपर जाके ना, जो डोमेन की सेटिंग है वो भी नहीं की, ठीक है, वो थोड़ा सा काम कर लें, उसके बाद किसी वो भी कर लेंगे। तो अभी हम कोई बंदा अगर ये लिखेगा ना homeseeds.pk, तो किधर जाएगा ये उस पे जो सर्वर चल रहा है ना, ये वहां पहुंच गया, ये उसका डिफॉल्ट पेज, अभी नहीं पहुंच रहा था ना थोड़ी देर पहले, ये डिफॉल्ट पेज आ रहा है। टॉमकैट ये जावा का सर्वर है जो उस कंप्यूटर पे चल रहा है, उसका उसने डिफॉल्ट पेज खोल दिया। अब बात वाज़ेह हो गई, क्लियर है सारी बात? जो मैंने लास्ट टाइम आपको वो खोल के दिखाया था ना,
PHP माई एडमिन, वो भी तो एक सर्वर से खोला था ना। तो अगर हम उसको अटैच कर दें, ये देखें जरा, अगर हम कहें कि फर्ज करें वो इस कंप्यूटर का था, अगर हम ये वाला IP एड्रेस पकड़ें, अब ये आपको देखो मैं कितनी बारीकी में सारा काम करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये बात बिल्कुल समझ लग जाएगी, यार ये तो कोई काम ही कोई नहीं है, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला काम है, बस एक बार समझने की देर है, बंदा जैसे मर्जी करता फिरे। फर्ज करें मैं यहाँ पे कहता हूँ मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, एक और एयर कार्ड ऐड करता हूँ, मैं कहता हूँ जी ISDP को इस एड्रेस से मैप कर दो और इसका एक्सपायरी टाइम 5 मिनट है और ये सेव कर दो। तो अब क्या होना चाहिए, जब मैं इस IP एड्रेस को डायरेक्ट खोलूं तो फिर तो ये खुलना ही है ना, यानी कि जो भी वहां पे मैंने वो ये Ubuntu के ऊपर अपना अपाची का सर्वर चलाया हुआ है। लेकिन अब मैंने क्या किया है, अब मैंने isdp.homesheet.pk को भी इसी सर्वर के साथ बाइंड कर दिया है। तो जब मैं लिखूं क्या ISDP तो किस पर रिक्वेस्ट जानी चाहिए, इस पर जानी चाहिए, क्योंकि बाइंड जो हो गया ना, बिल्कुल जाएगी। ठीक है। अब वैसे ना ये फौरन कभी कभी नहीं भी होता ये मैं पहले बता दूं, क्योंकि वो जो हमने डेटा एंटर किया है ना, वो कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो जो नई एंट्री है वो कितनी देर के बाद रिफ्रेश करती है अपने सर्वर के ऊपर। तो जो अच्छी कंपनी है वो फौरन ही कर देती हैं, तो ये बड़ी अच्छी कंपनी है, ठीक है। मतलब मैंने देखा है कि अक्सर यहाँ पे अपडेट्स बड़ी जल्दी हो जाती है। जैसे अभी आपके सामने मैंने अभी काम कर रहा हूँ, वापस आया हूँ तो देखें वो टॉमकैट के ऊपर उसने को मैप भी कर दिया हुआ है होमस्टेड डोमेन को। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या लिखें, ISDP.home, ये मैंने एग्जांपल एक तरह की दी है जस्ट, ठीक है, जाहिर है इसकी लॉजिक नहीं बनती। खोला, वही पेज खुल गया, बात वाज़ेह हो गई, लाइव काम हो रहा है ना सारा कुछ, ठीक है। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे खोलूं कौन सा आस्क डॉट, तो आस्क को हमने किधर भेजा था, एक और सर्वर पे भेजा था ना, वो सर्वर पे ना टॉमकैट चल रहा, टॉमकैट भी वेब सर्वर है, अपाची भी वेब सर्वर है, इंजन X भी वेब सर्वर है। तो ये वाला जो सर्वर है इस पे इंजन X इंस्टॉल किया हुआ है तो वेब सर्वर ही ना भाई, काम तो वही करता है, थोड़ा बहुत ज्यादा फर्क होगा। तो देखो इंजन X का होम पेज आ गया, ये बात समझ लग रही है सारी। तो ये काम आसान ही लग रहा है, कोई गड़बड़ मुश्किल तो नहीं लग रही, तो बस बाइंडिंग कर देनी है। तो वो जो आपको मैंने कल एग्जांपल दी थी सारी, वो अब यहाँ पे नजर आ रही है आपको वर्किंग में ना, कि भाई जितनी मर्जी सब डोमेन जिसके साथ मर्जी बाइंड करते जाएं, कोई मसला ही नहीं है वाला। तो ये देखें, ये हमने आपके सामने मैंने पहले मेन डोमेन बाइंड करके दिखाई है, वो भी खुल रही है, खुल रही थी ना, अभी उसका होम पेज आ रहा है टॉमकैट वाला जो सर्वर था, और फिर आस्क वाली भी दिखा दी है, IC वाली भी दिखा दी है, और ये वाली जो है ये अभी जाहिर है उसी पे जा रहा है तो उसी पेज को खोल देगा। लेकिन जब हमें ईमेल सर्वर सेट करना होगा तो हम यहाँ पे उसका IP एड्रेस लिखेंगे जो ईमेल के लिए हम यूज करना चाहते हैं। और आमतौर पे ईमेल वाले टॉपिक को भी हम नहीं डिस्कशन में लेके आ जा रहे, क्योंकि ईमेल का टॉपिक अलहदा से 2-3 लेक्चर मांगता है, ठीक है। उसके लिए पहले ईमेल का प्रोटोकॉल समझना चाहिए, फिर ईमेल सर्वर समझना चाहिए, फिर उसकी फतेह डिटेल्स में, फिर जाके ईमेल की बात करनी चाहिए कि MX रिकॉर्ड है सेट करते हैं, वो छोड़ दें उसको, खैर है, ठीक है। वो अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से सीख लें। सही हो गया। PHP माई एडमिन से कैसे इसको बाइंड करते हैं? PHP माई एडमिन हम लोकल डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। PHP माई एडमिन, अच्छा मैं समझूँ आप कह रहे हैं XAMPP, तो इसको हमने बाइंड नहीं करना, वो तो हमने सर्वर के ऊपर जब PHP माई एडमिन इंस्टॉल करना है तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर देखें ना, अभी हमने ये देखो, अभी हमने इस डोमेन को इससे बाइंड किया ना, और इसको ये कहाँ चली गई वो यार, वो जो खुला था अभी ISDP वाला डॉट होम सीट्स, ये किस पे बाइंड किया था, उस पे बाइंड किया था जिस पे PHP माई एडमिन इंस्टॉल है, तो ये उस IP तक ले गया ना। आगे आप स्लैश लिखें PHP माई एडमिन, खुल गया। यानी कि यूं समझें कि भाई आपने जो वेबसाइट रखनी है वो उस IP पे पड़ी हुई है ना, सही है, उसको ओपन करना है, या तो उसके लिए अलहदा डोमेन रजिस्टर करा लें, वो खोलें तो डायरेक्ट वो खुल जाए, PHP माई एडमिन लिखना ही ना पड़े। अगर आप कहते हैं नहीं यार ये इसके लिए मुझे क्यों डोमेन रजिस्टर कराऊं, ये तो मेरी कॉमन से एक चीज़ है, ये कौन सा लोगों ने यूज़ करनी है तो मैंने खुद ही करनी है, तो आप क्या करें, अपने सर्वर का IP एड्रेस लिखें /PHP माई एडमिन, उसके अंदर एक फोल्डर में PHP का कोड ही है ना जो पड़ा है वो खुल जाएगा। तो अभी मैंने क्या किया है, इतना जो पाथ है वो मैंने बाइंड कर दिया है अपने सर्वर के IP एड्रेस के साथ, दैट मीन्स के ब्राउजर वो IP एड्रेस ढूंढ लाया ना DNS के जरिए, और आगे मैंने ये लिख दिया। तो जब ये वाला एड्रेस सारा मेरे वेब सर्वर को गया तो उसको पता चल गया ना कि इस कंप्यूटर के अंदर जो PHP माई एडमिन वाला फोल्डर है, फर्ज करें वो मैंने सर्व करना है, तो उसने सर्व कर दिया। ये बात समझ लग रही है। अब गया कैसे है ये भी आपको मैं पहले कई दफा बताया, यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे एक होस्ट का हेडर होता है, ठीक है, उसमें ये चीज आती है होस्ट
और जो पहला पैकेट का जो पहली लाइन है उसमें ये इन्फॉर्मेशन होती है, देखें ये, और हेडर्स, और ये देखें जनरल, और ये देखें ये रिक्वेस्ट यूआरएल में जा रहा सारा, जा रहा है कि नहीं, रिक्वेस्ट के हेडर सारे देखें तो और बात वाज़ह हो जाएगी आपको। ये देखें होस्ट में जा रहा है, ये होस्ट में कंप्यूटर का नाम जा रहा है, एक्चुअली इसके साथ आईपी एड्रेस ही बाइंड है ना, ठीक है। और ये देखें ये जो पहली लाइन है इसमें जा रहा है ये PHP माई एडमिन, तो सर्वर पता चल जाएगा ना कि मुझे रिक्वेस्ट किसकी आई है, PHP माई एडमिन वाले पेज की आई है, तो वो वाला फोल्डर से उसका होम पेज रिटर्न कर देगा। ये बात वाज़ह होगी सारी, ठीक है। तो ये आपको जस्ट ये PHP माई एडमिन हमारी होस्टिंग पे इंस्टॉल होगा, हाँ ये हमने अपने सर्वर पे इंस्टॉल किया होगा, अगर वो ये वहाँ पे नहीं होगा तो फिर तो नहीं खुलेगा ना, अभी तो मैंने उसको सर्वर पे इंस्टॉल किया होगा, ठीक है। वो सिंपल ही काम है यार, वो उसको भी छोड़ देना, ठीक है। अभी हम चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से चले ना, एक ही वक्त में मुश्किल सब कुछ शुरू कर लिया तो काम गड़बड़ हो जाएगी ना। अभी हमारा टारगेट क्या था, डोमेन्स को समझना, डोमेन क्या होती है, TLD क्या होती है, रजिस्ट्री, रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रेंट, नेम सर्वर, TLD नेम सर्वर, रूट नेम सर्वर, डोमेन का नेम सर्वर, ठीक है, उसकी सेटिंग्स कैसे करते हैं, वो सेटिंग का मतलब क्या है, सब डोमेन की मैपिंग कैसे करते हैं, मेन डोमेन की कैसे मैपिंग करते हैं, बात वाज़ह हो रही है। कोई और सवाल हो तो बताएं, वरना हमने जैसे रजिस्ट्री देखी है, मुख्तलिफ रजिस्ट्रियाँ देखी हैं .com की, .pk, हम ऐसे भी सर्च कर सकते हैं कि .pk की रजिस्ट्री है, इसने कितने रजिस्ट्रार अपने पास रखे हुए हैं, इसके रजिस्ट्रार कौन कौन है सर्च कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैं ना एक मिनट ज़रा ये रिकॉर्ड रिमूव कर दूं, क्योंकि ये जो डोमेन है ना ये किसी क्लाइंट की है, तो गूगल ने इसको ऐसे यदि गूगल इंडेक्स नहीं करता, लेकिन बुरा लगेगा ना कि वो बंदा ओपन करे और आगे से टॉमकैट सर्वर का पेज आ जाए, अच्छी बात नहीं है ना, मतलब उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो डोमेन पे जाता हूँ मैं, और ये जो मैंने एंट्री की है ना, ये वाली होम सीड्स वाली ये की है ना, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये क्यों मांग रहा है, कहता है गलती से ना, ताकि कोई बंदा गलत चीज़ें डिलीट करते, इंपॉर्टेंट बात है ना। अभी तो हमने चंद चीज़ें लिखी, हो सकता है एक डोमेन के अगेंस्ट आपने कोई 150 चीज़ें एंटर की हूँ, जैसे हमारी कॉमसेट की डोमेन है तो उसकी इतनी ज़्यादा सब डोमेन है, लाइब्रेरी की लहदा है, हर डिपार्टमेंट की लहदा है, हर कैंपस की लहदा है, उसके अंदर जो सिस्टम चल रहे हैं उनकी लहदा है, अकाउंट सिस्टम की लहदा है, बहुत सारी सब डोमेन है उसके अंदर। तो ये थोड़ी सी ज़रा जब इस सर्वर पे काम कर रहे हो तो आपकी जो अटेंशन है वो फुल सब इसके काम के ऊपर होनी चाहिए। कभी ये ना करें कि जनाब जहन में कोई और ख्याल हैं, समझ रहे, परेशान हैं, तवज्जो पूरी नहीं है और काम कर रहे हैं सर्वर के एडमिनिस्ट्रेशन का, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल फ्रेश होके इसके ऊपर काम करें फुल तवज्जो के साथ, क्योंकि आपकी एक जो मिस्टेक है वो बहुत सारा डेटा उसकी वजह से लॉस हो सकता है। तो डेटा का बैकअप लेना भी एक स्ट्रेटजी है, लेके रखें उसको, लेकिन फिर भी बड़ा कॉन्शियस होकर ये काम करने वाली, ठीक है। तो देखें वो पूछ भी इसीलिए कहता बताएं कौन सी डोमेन करने लगे हैं, ताकि कोई गलती से, अब जो बंदा खुद लिखेगा वो तो गलती नहीं करेगा ना, वैसे गलती से चाहे कह दे डिलीट कर दो जो भी, पता चले वो दूसरी डोमेन डिलीट हो गई, ठीक है। होम सीड्स .pk आप भी कह रहे हैं डिलीट का बटन ऑन कर दिया, ये हमने कहा डिलीट कर दो इसको, ये यहाँ से निकल गई। हाँ जी, अब मैं अगर आपसे कहूँ कि वो तो वहाँ से निकल गई है, लेकिन ISDP डॉट ये जब एंटर करता हूँ तो ये फिर भी ओपन हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये अलग से, इसके लिए अलग से हमने वो सर्वर तो जिंदा है, लेकिन मैपिंग तो खत्म कर दी ना हमने, मैपिंग तो खत्म कर दी है ना, DNS सर्वर से तो एंट्री निकाल दी है ना डोमेन के नेम सर्वर से, अब तो वो डोमेन ही खत्म कर दी, सारी एंट्री में खत्म हो गई ना, आस्क वाली भी एंट्री खत्म हो गई, ISDP वाली भी एंट्री खत्म हो गई, और www वाली भी एंट्री खत्म हो गई, तो ये क्यों खुली है? कैशे में 5 मिनट तक समझ लगी बात की? ओ भाई यही तो रोना रो रहे हैं, कैशे के अंदर जो टाइम है उस टाइम तक जिस रिकॉर्ड ने इसको मंगाया है वो अपने पास स्टोर करेगा। तो जब हमने ये क्यूरी की तो या तो मेरे कंप्यूटर ने कैशे किया हुआ था उसका IP एड्रेस, या इस राउटर ने किया हुआ था, इसके अंदर भी DNS सर्वर, या जिसका हमने कनेक्शन लिया हुआ PT सेल से उसने कैशे किया हुआ था, तो वहां से सर्व हो गया। अभी थोड़ी देर के बाद उसको खोलेंगे 10-15 मिनट के बाद, तो ये नहीं खुलेगा क्योंकि इनकी कैशे सारी खत्म हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल बात हो रही है सारी की सारी, सही है ना? अभी समझ में मुकम्मल आ गई, इस तरह कैसे कर रहे हैं। 5 मिनट, हाँ 5 मिनट में कैसे, मुझे याद नहीं है 5 मिनट हमने इसका किया था कि किसी और का किया था। 5 मिनट के 5 मिनट से ज़्यादा ही हो रहा है। अभी तो डिलीट किया यार, डिलीट करके इधर आ गए, थोड़ी देर तक फिर चेक कर लेते हैं, ठीक है। आपको मकसद हमें लग गया ना यार, ठीक है। अच्छा ये होगी बात, तसल्ली होगी आप लोगों की सही तरह, बस तसल्ली होनी चाहिए आप। सही, जो कैशे टाइम रखा है 5 मिनट, तो वो 5 मिनट खत्म हुए उसके बाद अगर
दोबारा ये नहीं किया रिफ्रेश, तो इधर से खत्म हो गई या उधर से जो 5 मिनट सर्व की हुआ है ये 5 मिनट खत्म होने के बाद फिर वो 5 मिनट इधर आ जाए। ये तो डिस्कनेक्ट है सर्वर से ना, ये सर्वर से कनेक्टेड नहीं है इस वक्त। अभी देखा आपने कुछ कर ही नहीं रहा ना, डिस्कनेक्टेड है। डिलीट आप किया है ना, डिलीट अब किया ना, अब जब मैं थोड़ी देर के बाद दोबारा खोलूंगा तो फिर ये नहीं खुलेगा। थोड़ी गपशप लगाते रहते हैं ना, बाद में खोलेंगे तो पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए कोई और, ये अभी ये बात वाज़ेह हो गई ना कि वो जो सब जो टाइम है वो जो इन्होंने कैशे तो किया हुआ है ना डिफरेंट डिवाइसेस ने ना, तो उस टाइम की बिहाफ के साथ ये काम करता है। अच्छा जी, इसके ऊपर कोई और पॉइंट इंपॉर्टेंट रह गया है तो माशाल्लाह 1 घंटा हो गया है, पता ही नहीं चला आज तो टाइम का भी। ये होता है फ़ायदा बंदे को, जिस काम में उसका इंटरेस्ट हो ना, ये जिसमें शौक से वो सीख रहा हो, जब बात कर रहा हो उसमें टाइम का नहीं पता चलता। अच्छा जी, और मैं क्या पॉइंट ढूंढ रहा था इसमें, ये सारा स्ट्रक्चर हमने क्लियर कर लिया है, ये सारा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब सिर्फ एक पॉइंट रह गया, वो ये कि यार होस्टिंग सर्वर अपना कैसे होस्टिंग करते कैसे हैं। तो वो आप ये असाइनमेंट पूरी कर लें, उसके बाद अपना सर्वर तो लेना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है, उसके लिए आपको लिनक्स के ऊपर थोड़ा सा हासिला होना चाहिए, वो एक अलग से टॉपिक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि उसको कहाँ से सीख सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि शुरू में आप अपना सर्वर ना सेटअप करें, आप किसी कंपनी का सर्वर लें, वो आपको फोल्डर वगैरह बता देते हैं, वहाँ पर उस फोल्डर में अपनी जो PHP की फाइल्स हैं जो भी है वो अपलोड करें, और बाकी इसी तरीके से वो कनेक्टिविटी वगैरह करके अपना काम पूरा कर लें, ठीक है। अगर थोड़े से जब आप इस फील्ड में रहते हैं तो आपको मैं बताऊंगा कि आगे 2-3 ये मज़ीद चीज़ें पैरेलल में सीख लें ज़रा, ताकि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, अपना सर्वर खुद मैनेज कर सकें। और अपना सर्वर मैनेज करना एक अलहदा से पूरा एक काम है, और एक अलहदा से पूरा एरिया है, ठीक है, और उसकी अलहदा से जॉब्स हैं। मतलब वो एक समझे, मतलब वो बड़ा हॉट या इन डिमांडिंग एरिया की नेटवर्क सर्वर एडमिनिस्ट्रेट करना, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, डिफरेंट सर्वर्स का बैकअप लेना और मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके उसकी क्लस्टरिंग या एप्लीकेशन सेटअप करना या सिक्योरिटी सेटअप करना, ये बिल्कुल कंप्यूटर साइंस के अंदर एक सेपरेट एरिया है। इसको आप समझें कि डेवऑप्स कह लें एक तरह का, ठीक है, या नेटवर्क क्लाउड कंप्यूटिंग कह लें, मतलब जो भी उसका नाम दें आप, लेकिन वो हर नाम की अलग से अपनी एक डिटेल है। लेकिन पॉइंट ये कि आपको फंडामेंटल्स की समझ लगनी चाहिए और इंटरेस्ट बनना चाहिए, और किसी एक चीज़ को पकड़ के फील्ड के अंदर घुस के काम करना शुरू कर दें। पैरेलल में अपनी कम से कम 1.5-2 साल तक लर्निंग जारी रखें, ताकि आप समझना, मतलब इजी फील करें। जो भी काम हो आप कहें कोई मसला नहीं है मैं कर लूँगा, चाहे ईमेल सर्वर सेटअप करना है या कोई और काम करना है। तो अगर वो नहीं भी आता तो जब आप किसी कंपनी में चले जाते हैं ना, फिर वहाँ पे आपसे एक्सपेक्टेड भी नहीं होता, ये भी मैं आपको बता दूँ। जब आप वेब डेवलपर के तौर पर जाएंगे ना, तो बहुत कम कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे कोई 25-30 लोग से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वो आपको ये नहीं कहेंगे कि जनाब इसकी जो है ना वो नेम सर्वर की सेटिंग करें, इसकी ईमेल सर्वर की सेटिंग करें। उसके लिए वहाँ पे कोई और बंदा होगा जो वो काम कर रहा होगा। आपका काम होगा वेबसाइट को मेंटेन करना, डेवलप करना, वो सारा काम करना। ये बात समझ लगती है कि नहीं? तो वो एरिया मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बेसिक हाव ना हो तो उसका फ़ायदा होता है, बंदे को पता होता है कि पूरा सिस्टम काम कैसे कर रहा है। ठीक हो गया? अच्छा, अच्छा जी, ये था हमारा आज का लेक्चर, और ये हमने ये सारा स्ट्रक्चर भी देख लिया है। और इसमें जो डिफरेंट तरह के रिकॉर्ड हैं ये आपको पता होने चाहिए क्या है। एयर कार्ड किसके लिए होता है? होस्टिंग की मैपिंग करने के लिए। और सी नेम रिकॉर्ड, ये मैं बात करता हूँ क्या है। एनएस रिकॉर्ड क्या होता है? नेम सर्वर की मैपिंग करने के लिए। अभी तो हमारा नेम सर्वर एक है, लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि अपनी एक सब डोमेन का जो नेम सर्वर है कोई और सेट कर दें। ये भी तो हो सकता है, हम कहें कि जब कोई क्यूरी आए ना पोर्टल डॉट ये, तो ये नेम सर्वर कोई और कंप्यूटर रिजॉल्व करेगा, ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन ये और कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है, इसकी हमें जरूरत आमतौर पर नहीं पड़ती। ठीक है, अभी हम उसको सिंगल ही रखते हैं। जैसे हमने सिंगल से क्या मतलब है, ये वाला सिंगल से मतलब क्या है, ये समझ लगना चाहिए। ये देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये moregreen.pk की वेबसाइट है, तो इनका नेम सर्वर कौन सा है? ये वाला ns1.line. इनके तमाम डोमेन्स का यही है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि भाई इसकी एक और सब डोमेन है abc.moregreen.pk, उसका नेम सर्वर ये कंप्यूटर ना हो, किसी और कंपनी का नेम सर्वर हो, तो मैं ये काम कर सकता हूँ कि अपनी थोड़ी सी जो सब डोमेन्स हैं वो एक नेम सर्वर से रिजॉल्व करवा लूँ, और जो बाकी की सब डोमेन्स हैं उसको किसी और कंप्यूटर के ऊपर ले जाऊँ। ये काम बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, होस्टिंग नहीं, नेम सर्वर की बात हो रही है। होस्टिंग की तो बात ही नहीं हो रही है अभी नेम सर्वर की बात हो रही है यार। नेम सर्वर होस्टिंग में तो फर्क समझे ना यार। ये अस्तगफिरुल्लाह,
ये आपने क्या कर दिया, ये वेब की दुनिया में बड़ा गुनाह हो गया है। ओ भाई ये होस्टिंग है, ये नेम सर्वर है। हम नेम सर्वर की बात कर रहे हैं कि जो मेरी मेन डोमेन है उसका नेम सर्वर एक कंप्यूटर हो और उसकी जो सब डोमेन है उसका नेम सर्वर मैं कोई और सेट कर दूं, ताकि उसकी क्यूरी आए तो वो डोमेन किधर होस्टेड है वो वाला नेम सर्वर बताएगा। फिर ये बात समझ आई कि नहीं? सही हो। अब बात करते हैं थोड़ी सी कि यार ये सी नेम क्या होते हैं, ठीक है, फिर हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। सी नेम कहाँ से हमने पढ़ा था? अभी यहाँ से पढ़ा था। कुछ जल्दी तो नहीं जाने की, बस 5-6 मिनट हो चाहिए, मैक्सिमम 10 मिनट्स में भी। सी नेम कहते हैं कैनोनिकल नेम। कैनोनिकल नेम ये होता है, इसको एलियस भी कहते हैं, कि हम कोई नाम फ्रंट एंड पे कुछ और सेट करते हैं, बैक एंड पे एक्चुअल कुछ और होता है, वो रिप्लेस हो जाता है बस, और हम फ्रंट एंड पे डिफरेंट क्यों रखते हैं वो हमें याद रखना जरा आसान होता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं यूजर जब फ्रंट एंड पे लिखे ना abc.isdp.com, मिसाल के तौर पे यूजर को ये लिखे, लेकिन बैकएंड पे कौन सी वेबसाइट चल रही हो, कोई और वेबसाइट चल रही हो, यूजर को ब्राउजर में ये नजर आ रहा हो लेकिन बैकएंड पे डिफरेंट वेबसाइट चल रही हो कोई, ये बात समझ ली? इसे कहते हैं कैनोनिकल। एलियस हमने सेट कर दिया उसका, ठीक है। करेंगे कैसे? लेट से अब मैं देखता हूँ पहले यहाँ पे कोई ना ऐसी डोमेन में पकड़ूँ जो कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो यहाँ से जो डोमेन्स है ना जो इसमें एडेड हैं डोमेन्स पे, या ये जो सॉफ्टवेयर जॉब्स वाली जो डोमेन है ना ये आजकल यूज़ नहीं हो रही, ठीक है, ये वैसे एंट्री की हुई है लेकिन ये यूज़ नहीं हो रही। अच्छा, इसमें चले जाते हैं, इसको एडिट पे चले जाते हैं और यहाँ पे देखें सी नेम के अंदर मैंने अच्छा इसकी एक एंट्री की हुई है email.mailgun.pk। यहाँ पे हम यूँ कर सकते हैं कि जब हम फ्रंट एंड पे लिखेंगे something.softwarejob.pk, बैक एंड पे कुछ और चलेगा, ये बात समझ लगी कि नहीं? लेकिन वो जो वेबसाइट चलेगी उन्होंने इजाज़त दी हो, मतलब उनकी कुछ वेबसाइट्स हैं वो अपने आप को इजाज़त नहीं देती, उनकी कोई अपनी डिटेल हो सकती है, वो मुझे भी नहीं अंदाज़ा क्या है, लेकिन अभी हम कोई 1-2 एंट्री करके देख लेते हैं। जैसे मैं पहले इसको वेरीफाई तो कर लूँ ना कि ये ओपन भी होती है कि नहीं। ओपन से मुराद ये कि मेन पेज कोई ओपन होता है, चाहे वेबसाइट तो ओपन नहीं होनी, वो बनी नहीं, इसमें ओपन क्या होना है? ये वो सिनेरियो तो नहीं है जब हम आई फ्रेम से हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स, हाँ एग्जैक्टली, ये वो भी वही काम कर रहा होता है, ये भी वही काम करे। वो तो आई फ्रेम में लिखते हैं ना, ये ब्राउजर में डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। अब ये उसी सर्वर पर जा रहा है, इसका मतलब है कि वेबसाइट तो नहीं बनी हुई लेकिन किसी होस्टिंग सर्वर को पॉइंट कर रही है, उस होस्टिंग सर्वर का डिफॉल्ट पेज ओपन हो रहा है। तो अब मैं ये करता हूँ कि जब कोई बंदा इसके अंदर लिखे ISDP पे ना, ये वाली सेटिंग नहीं की होनी क्योंकि ISDP जरा सादा सी डोमेन है ना, उस पर इस तरह की सिक्योरिटी इस तरह की चीज़ नहीं लगी होगी, ठीक है। हम यूँ करते हैं कि जब कोई बंदा खोले ना, ये देखें, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ जाता हूँ, अल्लाह करे ये हो जाए क्योंकि मैंने इसको पहले वैलिडेट नहीं किया हुआ, बस प्रोटोकॉल लेवल का नॉलेज है। हम यहाँ पे कहते हैं सॉफ्टवेयर जॉब्स के ऊपर जाओ और जब कोई बंदा सी नेम, कैनोनिकल नेम क्या सेट करो, ऐड सी नेम होस्ट नेम। जब कोई बंदा ओपन करे ना सॉफ्टवेयर जॉब्स isdp.softwarejobs.pk, या ISDP का लफ्ज़ की जगह कुछ और यूज करते हैं, हम कहते हैं आसिफ, कुछ भी कर ले, ठीक है। डॉट होस्ट नेम है ना, तो आगे खुद ही लग जाएगी जो हमारी मेन डोमेन है सॉफ्टवेयर जॉब वाली, ठीक है। यार ISDP पे मैप करना है ना, तो लर्निंग कर देते हैं, ठीक है, लर्निंग कर देते हैं, मतलब कोर्सेज है ना हमारे यहाँ पे लर्निंग का काम होता है, लर्निंग। और किस पर मूव करना है इसको, होस्ट नेम और @for root, हम कहते हैं कि इसको मूव करना है ISDP पे, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया इधर, ये इसको यहां मूव कर दो, लेट्स सी, इसको किया, वो www के साथ है ना, हम यहाँ पे ये भी साथ लिख देते हैं, ये भी TTL 5 मिनट्स, सेव किया, एंट्री हो गई। अब हम क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं लर्निंग डॉट शाबाश softwarejobs.pk, यार उसकी सेटिंग की है ना भाई, softwarejobs.pk, एंटर किया। उप्स, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको टाइम दें। अच्छा, अब 2 मसले हो सकते हैं, एक मसला हो सकता है कि हमने जो एंट्री की है उसमें कोई गड़बड़ की है,
दूसरा मसला यूं करते हैं, जो मैंने पहले एंट्री की हुई है ना उसको चेक कर लेते हैं। वो पहले लिखा हुआ ना मेल, क्या क्या लिखा हुआ ना, उसको किस पे मैप किया हुआ है? मेल, ईमेल को मेल गन पे किया हुआ ना। तो यस, ये भी अच्छा तरीका था यार। हम लिखते हैं यहाँ पे ईमेल डॉट और ये एंटर करते हैं। ये तो वो डिसाइड करेगा ना जिसको हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें किधर भेज देता है। हम लर्निंग वाले को चेक करें, लर्निंग वाला काम होना चाहिए यार। इसको एडिट करें। इसने हमने क्या लिखा था यहाँ पे? ये लिखा था ना कि ये ईमेल है, इसको पॉइंट कर रहा है। और अगर हम अपनी लर्निंग इसको अगर सिर्फ इतनी लिख दें, मेरा ये वैलिड मतलब कंसेप्ट यही है, लेकिन थोड़ा सा ज़रा सी नेम पे दोबारा एंट्री करें। हम कहते हैं लर्न, एलियस इसका ये है TTL 5 मिनट्स पे learn.isdp.info, सॉरी isdp.info पे चला जाए जब हम लर्न की बात करें। तो अगर हम यहाँ पे जाके कहें learn.software.pk, थोड़ी देर में चेक करते हैं, शायद ये हो जाए। इसको एक आधा मिनट देते हैं ज़रा। यार आपको कंसेप्ट समझ लग गया ना कि ओपन ये करना है हमने, लेकिन बैकएंड पे क्या वेबसाइट चलनी है? डिफरेंट वेबसाइट चलनी है। इसको कहते हैं एलियस, के फ्रंट पे कुछ और नजर आ रहा है लेकिन रियलिटी में कुछ और है। ये कहाँ पे हेल्पफुल होता है ये भी समझ ले जरा। फर्ज करें मैं कहता हूँ कि यार मैं डिफरेंट लोगों को ये इजाजत देता हूँ कि वो अपने अपनी डोमेन बनाएं जो, और अपनी डोमेन अपने कार्ड पे प्रिंट करके लोगों को बताएं, अपनी वेबसाइट पे लिखें, फेसबुक पे बताएं, लेकिन होस्टिंग ना अपनी करें। होस्टिंग मेरे सर्वर पे, समझ रहे, मतलब मैंने अपने कंप्यूटर पर फर्ज करें हमने कुछ ऐसा काम किया हुआ है, लेट से कि हमारी एक डोमेन है, उसका नाम है shops.pk, ठीक है। उस पर कोई बंदा आके अपनी शॉप बना लेता है। लेट से हम कहते हैं कि यार जो एक बंदा शॉप बनाए ना, वो अपनी शॉप का नाम रख दे। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे एक बंदे ने agropower.shop.pk मेरी डोमेन पे आके अपनी शॉप सारी बना ली। अब वो चाहता है कि यार जो किसी को नाम बताता है ना, वो तो उसको ये बताना पड़ेगा ना कि मेरी वेबसाइट खोलनी हो तो agropower.shop.pk में जाना। क्या ख्याल है? लेकिन अगर मैं उसको अलाउ, और ये पसंद नहीं करेगा ना कि ये क्या लंबा सा नाम shops.pk दरम्यान में लगा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसे कहूंगा कि यार ऐसा करो, आप ना agropower.pk ही रजिस्टर करो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने कंप्यूटर पे ना अपने डीएनएस सर्वर पे एक सी नेम की एंट्री कर दूंगा। उसमें क्या लिखूंगा कि जब कोई बंदा agropower.shop.pk पे आए तो उसको लिए क्या खोलो, agropower.pk खोलो। तो उसको होस्टिंग नहीं लेनी पड़ी, मेरे सिस्टम पे जो उसने शॉप बनाई थी वही उसकी अपनी डोमेन पे चलनी शुरू हो गई। ये बात समझ लगती है? मतलब एक डोमेन दो होंगे लेकिन लोकल होस्ट वाला ये चीजें। लोकल होस्ट नहीं, लोकल होस्ट नहीं, मैं कह रहा हूँ डोमेन उसने अपनी बनाई और उसने होस्टिंग नहीं ली, वो हमारे ही डोमेन के साथ उसने उसको लिंक कर दिया। तो बैकएंड पे चल रहा है ये चल रहा है, या स्लैश ये चल रहा है। फर्ज करें कोई भी चला रहे चीज, फ्रंट एंड पे क्या लिखा आ रहा है agropower.pk। अभी देखें एग्जांपल देता हूँ, ये देखें आप लिखते हैं बिट्सपीडिया, इस पे आपने ओपन किया ना कई दफा इसको, वेबसाइट खुल गई, लेकिन मैंने इसकी होस्टिंग तो नहीं की। मैंने क्या किया हुआ है, आप समझ लगे क्या किया हुआ है? सी नेम वाला काम किया हुआ है। गूगल लाओ करता है, गूगल कहता है ये देखें यार, मैं एक्चुअली ना ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी शुरू हो गई हैं। लर्न डॉट, उसको पहले वेरीफाई कर लें, softwarejobs.pk अभी तक नहीं पहुंचा यहाँ पे। चलिए इसको मैं देखता हूँ क्या मसला है, पहले इसकी बात पूरी कर लें ज़रा। ये ब्लॉगर पे गए, यहाँ पे मैंने इसकी मैपिंग की हुई है कि भाई ये नाम आया तो इसकी जगह पे ये ओपन कर देना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे कहीं पे सेटिंग में जाएंगे ना, ये इसको छोड़ते हैं, बिट्सपीडिया में गए, ये देखें यहाँ पे जब हम इस वेबसाइट के अंदर इसकी सेटिंग में जाके ये बताते हैं ना, ये वाला काम डोमेन वाला, ये एक्चुअल डोमेन थी ये वाली लीडिंग डैश ट्यूटोरियल्स डॉट, ये एक्चुअल नेम था। लेकिन गूगल कहता है कि भाई आप अपनी डोमेन बताएं, तो जब कोई बंदा उस डोमेन को खोलेगा ना तो मैं उसको इधर भेज दूंगा, और फ्रंट एंड पे ये नहीं दिखाऊंगा, यही दिखाऊंगा, क्योंकि ये सी नेम बन जाएगा, कैनोनिकल नेम, समझ लगा? फ्रंट एंड पे ये नजर आएगा, बैक एंड पे ये चल रहा होगा। तो गूगल ने क्या किया है, ये तो हमने फॉर्म फिल कर दिया ना, गूगल ने अपनी ये जो blogspot.com वाली का जो नेम सर्वर है, वहां पर एक सी नेम की कैनोनिकल नेम की एंट्री कर दी है। वो क्या, उसका होस्ट नेम रखा है लीडिंग डैश ट्यूटोरियल्स, और टारगेट डोमेन क्या रखी है, ये वाली
यानी कि bitspedia.com हमारा क्या कहना चाहिए इसको, मेन डोमेन है, और ये कैनोनिकल किसका है, लीडिंग ट्यूटोरियल्स का। ये बात समझ लगी। तो जब कोई बंदा ओपन करता है तो ऑटोमेटिकली सर्वर पे चला जाता है और वो ये सारा काम हो जाता है। ये बात वाज़ेह होगी कि नहीं? अब वो खुल नहीं रहा, वो उसका मुझे थोड़ा सा वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये क्या चक्कर है, या शायद किसी और में मैंने एंट्री की हो, मे बी जो क्विकली है वो खोल के दिखा दूँ, तो एक दफ़ा वेरीफाई कर लेने दें, शायद कोई मिल जाए ताकि तसल्ली हो जाए कि हाँ यार ये ऐसे ही काम होता है। एग्रो पावर में शायद मैंने ये काम किया हो, या ऑनलाइन टूल्स में किया हो, या प्राइम स्टोर में किया हो, कहीं मैंने किया था एक दफ़ा, किसी और स्टूडेंट्स को मैं ये बात सिखा रहा था तो मैंने उसको करके बताया था। यहाँ पर थोड़ी सी कहीं पे मिस्टेक हुई है, इसलिए ये शायद नहीं चल रहा। सी नेम में यहाँ पे सिर्फ ईमेल ही लगा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। ऑनलाइन टूल्स प्रो में सी नेम की एंट्री नहीं है, यहाँ पर सी नेम की एंट्री नहीं है। कोई गड़बड़ है यार, शायद वो भी रिमूव कर दी होगी। इसमें देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर जॉब्स में तो नहीं है, होम सीड्स में है। ये कहाँ से आ गई? होम सीड्स हमने रिमूव नहीं कर दी थी यार। हाँ वो रिमूव कर दी थी, वो पुराना डेटा दिखा रहा था। AAA सी नेम की एंट्री यहाँ पे कहीं पे भी नहीं की गई। ये हमने यहाँ की है लेकिन ये काम नहीं कर रही फॉर द टाइम बिंग ना। learn.isd 5 मिनट्स, ये है सॉफ्टवेयर जॉब्स के ऊपर एंट्री। ये हो जाता काम तो बहुत अच्छा था, कोई मिस्टेक है इसमें लेकिन मुझे भी याद नहीं आ रहा कि क्या गलती कर रहा हूँ। यहाँ पे जब हम नया कोई डोमेन इंटर करते हैं तो ये क्या कहता है, या आप तो होस्ट नेम इंटर करें यहाँ पे, या फिर और @4root, इसका मतलब क्या है, और रूट के लिए ये इंटर कर दें। अगर होस्ट नेम यहाँ पे होस्ट नेम तो आ जाता है ना, जो हमारी सब डोमेन होती है, जैसे कि लर्निंग, तो यहाँ पे होस्ट नेम जैसे फ़र्ज करें मैं लिख देता हूँ कॉमसेट का एड्रेस लिख देते हैं comsats.edu.p, ठीक है, और 5 मिनट्स लर्निंग सेव किया, यहाँ पे हो गया लर्निंग, ये होना चाहिए भाई, लर्निंग डॉट सॉफ्टवेयर जॉब डॉट के या देयर इज सम इशू, आई हैव टू चेक कि क्या है, मैं चेक करके आपको बता दूंगा, लेकिन आपको आइडिया होगा ना कि यार इसमें कोई थोड़ी बहुत कोई इशू रह गया है और मुझे याद नहीं आ रहा, या तो इसका टाइम का कोई मसला है कि सी नेम का कार्ड इतनी जल्दी पता नहीं क्यों नहीं लोड कर रहा, या जो मैं एंट्री कर रहा हूँ उसमें कोई गड़बड़ है, कहीं पे कोई थोड़ा सा पॉइंट है, वो आपको किसी और लेक्चर में मैं बता दूंगा कि भाई ये क्या पॉइंट है, इसको इंशाल्लाह हम सेट कर लेंगे, जो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सही है। और क्या रह गया, बस हमारा ये टारगेट था आज के लेक्चर का। और कुछ सवाल हो आपका तो बताएं, वरना हमें सुकून नहीं आ रहा, मैं चाह रहा हूँ चल ही जाए। अच्छा तो मुझे कोई ऑनलाइन टूल बताए सी नेम लुकअप, मैंने कहा कि सी नेम क्या रिकॉर्ड आ रहा है इस डोमेन के अगेंस्ट, समझ रहे कि नहीं? ये मैं कहता हूँ इस डोमेन के अगेंस्ट सी नेम रिकॉर्ड क्या आ रहा है ये मुझे बताए। सी नेम लुकअप, डिफरेंट टूल्स होते हैं ऑनलाइन जो ये बताते हैं, तो ये बता देगा कि भाई वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। कह रहा है एन एरर हैज अकर्ड विद योर लुकअप, मतलब नहीं आ रहा अभी ना। अच्छा अगर हम यहाँ पे लिखते हैं लर्न, फिर भी नहीं आ रहा होगा अभी जाएगा। हाँ लर्न का आ रहा है, वेरी नाइस, लर्न का आ रहा है। लर्न का सी नेम कैनोनिकल नेम इसके साथ मैप हो गया हुआ है यार। तो ये हो गया है तो फिर डीएनएस रिकॉर्ड पब्लिक डीएनएस रिकॉर्ड फाउंड, यार ये चलना चाहिए यार, इसने मुझे परेशान कर दिया। लर्निंग डॉट सॉफ्टवेयर जॉब डॉट पी के, अगर हम लिखते हैं लर्निंग डॉट सॉफ्टवेयर डॉट पी के, हाँ जी लर्न था, पेज कैन नॉट फाउंड, लर्न डॉट
सर लिंक का भी कर दीजिए, हाँ जी, लिंक का भी कर देते हैं। कौन सा लिंक, ये वाला? नहीं नहीं, ये तो वैसे दिखा रहा है ना कि डोमेन नेम ये है, वो कैनोनिकल नेम ये है, मतलब वो एंट्री आ रही है, लेकिन दोनों केस में ना वो पेज नहीं ओपन हो रहा। तो कैनोनिकल नेम के एंड पे भी इशू हो सकता है कि वो डोमेन आपको अलाउ नहीं कर रही एम्बेड होना। इसको क्या करें, इसको रिज्यूम किया। अच्छा देखें, फर्ज करें मुझे ये लग रहा है, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो काम नहीं हो रहा था, जो हमने डोमेन्स की थी ना उसके अंदर यूज, तो उन डोमेन्स पे भी तो कोई चेक एंड बैलेंस हो सकता है ना, कि ये ऐसे ना यूज हो सके। मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम 100% श्योर, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसी वजह हो सकती है। ठीक है, एक और डोमेन है जो मैंने खुद रजिस्टर की हुई है, ये डोमेन चल भी रही है। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये डोमेन बैकएंड पे चले और फ्रंट एंड पे कुछ और नाम नजर आए, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी primestore.pk की सेटिंग में गए और यहां जाके सी नेम में मैंने ये एंट्री कर दी। ठीक है, ये TTT स्टैंड फॉर ट्विटर ट्रेंडिंग टुडे, और इसको मैप कर दिया इस डोमेन के साथ। ठीक हो गया? अब जब यूजर अपने कंप्यूटर पे लिखेगा ना TTT डॉट क्या primestore.pk, तो बैकएंड पे किसके साथ लिंक है, ये ट्विटर ट्रेंडिंग टुडे के साथ। तो इसको हमने हिट किया, लिंक हो गई, ये बात वाज़ेह हो गई। तो फायदा समझ लगा क्या इसका, कि भाई बैकएंड पे कुछ और चल रहा है, फ्रंट एंड पे कुछ और। ठीक है, तो इस तरह हम ये काम कर सकते हैं कि फ्रंट एंड पे आप यूजर को कहीं कोई डोमेन खरीदे, बैकएंड पे उसको किसी अपने यूजर से मैप करवा दें और वो यूजर उस तरीके से काम करता रहेगा। इंटरेस्टिंग काम है ना, ये है कि नहीं भाई? बस ये सारी कहानी है। हमने NS रिकॉर्ड की बात कर ली है, ट्रिपल A रिकॉर्ड की बात कर ली है, और CNAME की भी बात कर ली है। ये 3 रिकॉर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी बेसिक ही है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट रिकॉर्ड एक होता है, वो कुछ भी एक एंट्री होती है वेरिफिकेशन वगैरह करने के लिए। ठीक है, वो आप जब जरूरत पड़ेगी तो उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। वो भी इसी तरीके से हमने उसकी एंट्री करनी होती है जब कभी कोई वेरिफिकेशन वगैरह करवानी पड़े किसी चीज़ की। इसी तरह जो MX रिकॉर्ड है वो मैंने खुद स्किप करवा दिया, वो ईमेल सर्वर के साथ उसका ताल्लुक है, तो ईमेल सर्वर वाला टॉपिक हम अभी वेब में कवर नहीं करते। तो दैट्स इट यार, ये सारा हमारा आज का टॉपिक था, और उम्मीद है आपको ये काफ़ी समझ भी आया होगा, और आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसको इस्तेमाल करके ये सारा काम कर सकेंगे। कभी ना कर सके तो मैं हाजिर हूँ, मुझसे रब्ता करें, समझ रहे कि नहीं, कुछ कर लेंगे इसका काम। वैसे इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वैसे आपको मैं सपोर्ट के लिए कह रहा हूँ, ताकि आपने अपने आप को अकेला नहीं समझना। सही है ना? चलिए आज का सेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।